चलो, कैन वी स्टार्ट इफ यू आर रेडी? व्हाट्स द लास्ट चैप्टर द रिवीजन दैट वी डिड वाज फाइनल अकाउंट्स. फाइनल अकाउंट्स किसका कंप्लीट किया? नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी और वी कैन से ट्रेडर का. सो ट्रेडर के फाइनल अकाउंट्स में कुछ लिखना नहीं, कुछ नहीं करना. ट्रेडर के फाइनल अकाउंट्स में फर्स्ट वन ट्रेडिंग अकाउंट, सेकेंड वन P&L एंड थर्ड वन बैलेंस शीट. ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे फर्स्ट लाइन, सेकेंड वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस. क्रेडिट साइड पे सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक विल गेट GP. GP इज डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस. Silly errors. Credit balance of a trading account is known as GP. Debit balance of trading account is known as GP का journal entry बोलो. ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट. और ये एंट्री को हम कहते हैं ट्रांसफर एंट्रीज. और ट्रांसफर एंट्री कौन से बुक में पास होती है? जर्नल प्रॉपर में 6 सेट ऑफ एंट्रीज पास होती है. ओपनिंग, क्लोजिंग, रेक्टिफिकेशन, ट्रांसफर एंड मिसलिनियस. 5 हुए. ओपनिंग, क्लोजिंग, रेक्टिफिकेशन, ट्रांसफर, एडजस्टमेंट एंड मिसलिनियस. जो एडजस्टमेंट्स थे अपने क्लोजिंग स्टॉक का, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का, ये एडजस्टमेंट एंट्रीज हुआ. ये एडजस्टमेंट एंट्रीज भी कहाँ पे पास होंगे? जर्नल प्रॉपर. आज ये कहीं पे तो फाउंडेशन का क्वेश्चन देख रहा था और वहाँ पे आया कि जर्नल प्रॉपर में कौन से 6 सेट ऑफ एंट्रीज पास होती है. यही क्वेश्चन जो हम लोग रोज़ करते रहते हैं. ओपनिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज, ट्रांसफर एंट्रीज, एडजस्टिंग एंट्रीज, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज एंड मिसलिनियस एंट्रीज. क्लियर? टुडे विल डू फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी. कौन सा एंटिटी? अब वही अकाउंटिंग प्रोसेस आपके सामने दिखेगा. क्या हुआ इसको? इज इट करेक्ट? सो फर्स्ट वन, पहले अपने का फर्स्ट स्टेज इज आइडेंटिफिकेशन. आइडेंटिफिकेशन के बाद जर्नलाइज, जर्नल के बाद लेजर, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस के बाद ऑफ नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी एंड मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी. नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी कंप्लीट कर लिया. अभी कौन सा करेंगे? सो फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी के अंदर आएगा ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. सो ट्रेडिंग अकाउंट के पहले एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. एंटिटी नहीं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. सेकेंड trading account, third and the last one. Now before I tell you and show you that na, so idea and understanding is, ठीक है. सो आइडिया और अंडरस्टैंडिंग ये है हमारा कि ट्रेडिंग अकाउंट था ना, उसको ही अभी स्प्लिट करके 2 अकाउंट बनाना है. अब ये ट्रेडिंग अकाउंट था, अब हमें क्या बनाना है? मैन्युफैक्चरिंग बनाना है और ट्रेडिंग बनाना है. तो ये 2 अकाउंट बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो जो ट्रेडर था वो क्या करता है? ही विल बाय द गुड्स, ही विल सेल द गुड्स. तो उसके लिए गुड्स मतलब फिनिश गुड्स. दैट मीन्स ही इज बाइंग फिनिश गुड्स, ही इज सेलिंग फिनिश गुड्स. बट मैन्युफैक्चरर के लिए देयर विल बी 3 थिंग्स. ट्रेडिंग में रॉ मटेरियल परचेज नहीं आता है, ट्रेडिंग में सिर्फ फिनिश गुड्स परचेज आता है, बिकॉज वो ट्रेडर है. और अगर वो बंदा ट्रेडर है तो वो सिर्फ बाय और सेल करेगा. तो वो जो बाय कर रहा है वो भी उसके लिए फिनिश गुड्स है, जो सेल कर रहा है वो भी फिनिश गुड्स है. उस दिन एग्जांपल दिया था मोबाइल शॉप का. मोबाइल शॉप सेलिंग ऑल द मोबाइल्स. तो क्या वो मोबाइल शॉप वाला मोबाइल बना रहा है? तो वो क्या कर रहा है? मोबाइल बाय, मोबाइल सेल. तो हम लोग जब यहाँ पे टू ओपनिंग लिखते हैं, ये ओपनिंग किसका होता है? फिनिश गुड्स का होता है. यहाँ पे जब हम क्लोजिंग लिखते हैं तो वो क्लोजिंग किसका होता है? यहाँ पे जब हम परचेज लिखते तो परचेज किसका होता है? फिनिश गुड्स. यहाँ पे जब हम सेल लिखते तो वो सेल्स किसका होता है? और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं वेजेस, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कैरेज इनवर्ड एंड ऑल दिस एक्सपेंसेस. डू यू रिमेंबर दिस नाउ? और यहाँ पे हमारा बैलेंसिंग फिगर आ जाता है GP. डू यू अग्री? अब हम लोग आज किसकी बात कर रहे हैं? मैन्युफैक्चरर के पास एक क्लोजिंग स्टॉक या एक ओपनिंग स्टॉक नहीं है, 3 ओपनिंग स्टॉक है और 3 क्लोजिंग स्टॉक है. रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स. समझा? एग्जाम्पल लो टेलर का. तो टेलर की दुकान में जब जाओगे तो कहना इसे रॉ क्लॉथ है. टेलर की दुकान में थोड़े कटे हुए कपड़े हैं, दैट इज़ वर्क इन प्रोग्रेस. एंड टेलर की दुकान में थोड़े शर्ट भी लटके हुए हैं, दैट इज़ फिनिश गुड्स. तो अब दिमाग क्लियर करो कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट
is an account for raw material and work in progress, and finished goods is an account for trading. तो अब ओपनिंग स्टॉक से चालू करते हैं. अब ओपनिंग स्टॉक एक नहीं है, कितने ओपनिंग स्टॉक है? पहला ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कहाँ पे आएगा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस. तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टू ओपनिंग WIP, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड के अंदर लिख रहा हूँ ओपनिंग रॉ मटेरियल, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टू ओपनिंग, बट ये ओपनिंग किसका होगा? फिनिश गुड्स का. कोई डाउट आप लोगों को? नेक्स्ट वन परचेज. अब आप ये बताओ परचेज किसका करोगे? तो यहाँ पे आएगा ऐड परचेज. कैरेज इनवर्ड, कैरेज किस पे पे करोगे? रॉ मटेरियल. तो यहाँ पे आएगा ऐड कैरेज इनवर्ड जगह पे कैरेज इनवर्ड, मतलब सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आ जाएंगे. डू यू अग्री विद दिस वन? अच्छा नेक्स्ट वन. अब क्रेडिट साइड पे जाते तो सेल्स आता था. सेल्स किसका करेंगे हम? तो ये सेल्स आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, बिकॉज ये सेल्स किसका हो रहा है? फिनिश गुड्स का. लोग ना फालतू में बाय हार्ट करते हैं, सर परचेज मैन्युफैक्चरिंग में लिखना है, सेल्स ट्रेडिंग में लिखना है. लॉजिक ये नहीं है. लॉजिक बहुत सिंपल है कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट किसका अकाउंट है? रॉ मटेरियल एंड वर्क इन प्रोग्रेस का. और ट्रेडिंग अकाउंट किसका अकाउंट है? फिनिश गुड्स का. सो एवरीथिंग रिलेटेड टू रॉ मटेरियल एंड वर्क इन प्रोग्रेस कहाँ पे आ जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग. एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू फिनिश गुड्स कहाँ पे आ जाएगा? ट्रेडिंग. जगह एकदम. अच्छा नेक्स्ट वन. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कहाँ आएगा? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कहाँ आएगा? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कहाँ पे आएगा? तो अभी रॉ मटेरियल का क्लोजिंग क्रेडिट साइड में लिखने की जगह पे मैं डेबिट साइड पे लेस कर देता हूँ. सो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, उसे कहते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड. मतलब इस साल हमने कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम किया. यहाँ पे जाके लिखूंगा बाय क्लोजिंग WIP, यहाँ पे जाके लिखूंगा बाय क्लोजिंग फिनिश गुड्स. जकास वाला काम है? कोई डाउट? एकदम क्लियर. अब अगर आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को देखोगे तो वहाँ पे सारे खर्चे ही खर्चे रिकॉर्ड हुए. इनकम तो कोई रिकॉर्ड, इनकम एक ही था, सेल्स वो कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड हुआ है? तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में खाली खर्चे हुए. तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट विल ऑलवेज शो यू डेबिट बैलेंस, विल ऑलवेज शो यू. एक क्वेश्चन आ सकता है MCQ में, आपको याद रखना है कि द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट विल ऑलवेज शो डैश बैलेंस, डेबिट बैलेंस, बिकॉज उसके डेबिट साइड का खर्चा ही ज़्यादा है. और ये जो बैलेंस आएगा इसे हम कहते हैं बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम लोग कहाँ लेके आएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में लेके आएंगे. और ट्रेडिंग अकाउंट को बंद करेंगे तो एज यूजुअल फिर से हमें मिलेगा या तो ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस. तो ये फाइनल अकाउंट्स में डिफरेंट क्या हुआ? कुछ भी नहीं. खाली ट्रेडिंग अकाउंट की जगह पे हमें क्या बनाना पड़ेगा? मैन्युफैक्चरिंग, और हमें क्या बनाना पड़ेगा? ट्रेडिंग. अब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज एन अकाउंट ऑफ रॉ मटेरियल एंड वर्क इन प्रोग्रेस, एंड ट्रेडिंग अकाउंट इज एन अकाउंट ऑफ फिनिश गुड्स. फिर से एक बार स्टार्ट करूं. ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, closing stock of work in progress, closing stock of finished goods, all direct expenses, purchase, sales, trading. Manufacturing account का बैलेंस को क्या कहेंगे? डेबिट बैलेंस. एंड दिस बैलेंस विल बी नोन एज, कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करोगे? और फिर ट्रेडिंग अकाउंट का जो बैलेंस आएगा वो होगा GP या NP, वो जाएगा PNL अकाउंट का बैलेंस होगा NP, और NL वो जाएगा बैलेंस शीट कैपिटल में. ऐड या लेस हो जाएगा, एंड बैलेंस शीट हैज टू, नो अदर डिफरेंस एट ऑल. एक और छोटी सी चीज हो सकती है, दैट इज नोन एज बाई प्रोडक्ट. कौन सा प्रोडक्ट? बाई प्रोडक्ट का मतलब ये प्रोडक्ट होता है जो हम बनाना नहीं चाहते थे पर बन गया. बनाना पर बन गया, और वो बिक सकता है. अब एग्जैक्टली क्लियर, बट इट इज स्टिल नोन एज बाय. सी देयर इज मेन प्रोडक्ट एंड देयर इज बाय प्रोडक्ट. मेन प्रोडक्ट मतलब हमारा इंटेंशन था ये बनाना. बाय प्रोडक्ट मतलब वो मेन प्रोडक्ट बनाते बनाते ये बन गया. सम सिंपल एग्जांपल्स ऑफ बाय प्रोडक्ट दैट आई कैन गिव यू. फर्नीचर बना रहे हैं तो फर्नीचर बनाते वक्त वो घिसना पड़ता है, शेप में लाना पड़ता है, तो वो भूसा निकलता है. दैट बिकम्स अ बाय प्रोडक्ट, वो बिकता है. दैट इज एक्चुअली रॉ मटीरियल फॉर पेपर इंडस्ट्री. रॉ मटीरियल फॉर पेपर इंडस्ट्री. उससे भी सिंपल एग्जांपल ले लो तो शुगर केन जूस पीते हो आप लोग,
तो शुगर केन वो गन्ने के से जूस बनता है, वो मशीन में डालता है वो गन्ना, फिर जूस निकल जाता है, फिर वो कचरे को क्या करता है, वो फेंक नहीं देता है, अगर आप देखोगे वो संभाल के रखा है उसने, अगेन वो बेचता है। ऑफकोर्स उसको जूस जितना पैसा नहीं मिलता है बट अच्छा खासा पैसा मिल जाता है, एंड दैट बिकम्स व्हाट, बाय प्रोडक्ट। अब अच्छा, वो गन्ना जब मशीन में डाल रहा है तो उसका इंटेंशन क्या है, वो कचरा तैयार करना या जूस बनाना? सो जूस इज मेन प्रोडक्ट, एंड दैट वो लास्ट में जो कचरा बनता है दैट बिकम्स अब बाई प्रोडक्ट का सेल होगा तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा, बाई प्रोडक्ट का सेल होगा तो वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आएगा। विल यू रिमेंबर दैट? पक्का? मेरा एक फ्रेंड है, ही इज़ इनटू डिज़ाइनिंग बिजनेस, वो लोग गेट्स डिज़ाइन करते हैं, आयरन के गेट्स, वो बिल्डिंग में आयरन के दरवाजे लगते हैं, वो गेट्स डिज़ाइन करता है, तो उसका कटिंग करते हैं, बीच बीच में से शेप्स बनाते, भगवान का शेप बनाते वगैरह वगैरह। अब जब वो बनाते तो उसके बीच में कचरा भी निकलता है, सो दैट इज सोल्ड एज स्क्रैप। तो ये क्या बन जाएगा हमारे लिए फिर से, बाय प्रोडक्ट। सो वी हैव अ मेन प्रोडक्ट, वी हैव अ बाय प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट का सेल ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बट बाय प्रोडक्ट का सेल मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड। डू यू ऑल अग्री विद दैट? चलिए देखिए, कौन से अकाउंट की बात कर रहे हो अभी आप? सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा, ओपनिंग स्टॉक एट परचेज लेस व्हाट, क्लोजिंग स्टॉक। वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग आ गया, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गया। क्रेडिट साइड पे बाय सेल ऑफ, बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, और बैलेंसिंग फिगर आएगा वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कौन से अकाउंट में चला जाएगा? एंड ट्रेडिंग अकाउंट बन जाएगा। डू यू अग्री विद दिस? चलो एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, आप सॉल्व नहीं करेंगे, मैं फटाफट सॉल्व करके कंप्लीट करूँगा। आई एम लुकिंग एट क्वेश्चन नंबर 2, आर यू ऑल लुकिंग एट दैट? कैन आई स्टार्ट? फर्स्ट वन, Mr. Vimal runs a factory which produces what? The following details are available with respect to manufacturing activity for the year ended 31st March 2022. Opening WIP कहाँ पे? Closing WIP कहाँ पे? Opening raw material कहाँ पे? Closing raw material, purchase, higher charges of machinery, manufacturing, direct wages, manufacturing, repairs and maintenance, मैन्युफैक्चरिंग। यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड इज 5 लाख। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कौन सा अकाउंट? अब फालतू में टाइम पास भी नहीं करते इसको बना के, विल बी टू मच ऑफ वेस्ट ऑफ टाइम। अकाउंट बनाओगे, जो डेबिट में आना है डेबिट में लिखोगे, क्रेडिट में आना है क्रेडिट लिखोगे, और बैलेंसिंग फिगर में क्या मिल जाएगा आपको? ट्रायल बैलेंस। चालू करूँ फटाफट। फर्स्ट वन, स्टॉक ऑफ मटेरियल ऑन 1 अप्रैल 2019। 1 अप्रैल 2019 मतलब ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कहाँ पे? वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, डेटा, कैरेज ऑन परचेज, बिल्स रिसीवेबल, वेजेस, सैलरी, टेलीफोन, रिपेयर ऑफ ऑफिस फर्नीचर, कैश एट हैंड, ऑफिस फर्नीचर, रिपेयर्स टू प्लांट। रिपेयर्स टू प्लांट मैन्युफैक्चरिंग। प्लांट कहाँ होता है? फैक्ट्री में। नेक्स्ट वन, परचेज, मैन्युफैक्चरिंग, प्लांट एंड मशीनरी, रेंट, लाइटनिंग। लाइटनिंग भी पीएनएल में डालने से अच्छा है मैन्युफैक्चरिंग में डाल दो, बिकॉज पीएनएल में आता है इलेक्ट्रिसिटी। पावर बोले, लाइटनिंग बोले तो कहाँ आ जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग। जनरल एक्सपेंसेस क्रेडिट साइड की बातें करता है। क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, सेल ऑफ स्क्रैप, वेरी गुड, मैन्युफैक्चरिंग में आएगा। कमीशन रिसीव्ड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए बैड डेट्स का फॉर्मूला। बैड डेट्स से मेरे को याद है, लास्ट लेक्चर में जाते जाते बहुत अच्छा ज्ञान देके गया हूँ। बैड डेट्स का जर्नल एंट्री, बैड डेट टू डेटर्स, आरडीडी का जर्नल एंट्री, पीएनएल टू आरडीडी। डेटर्स अकाउंट में नहीं जाता है आरडीडी, डू यू रिमेंबर दैट? नेक्स्ट वन, कैपिटल अकाउंट, लायबिलिटी, सेल्स, ट्रेडिंग, बैंक ओवरड्राफ्ट। The following additional information is available. Stock of material on 31st of March 2020. Raw material का closing, एक मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट असेट। भूलना नहीं है, दो इफेक्ट आना है स्टॉक का। वर्किंग फिनिश गुड्स का क्लोजिंग, ट्रेडिंग क्रेडिट, बैलेंस शीट असेट। सेमी फिनिश गुड्स का मतलब क्या होता है? वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग, मैन्युफैक्चरिंग क्रेडिट एंड बैलेंस शीट असेट। सैलरीज एंड वेजेस अनपेड, अनपेड का मतलब आउटस्टैंडिंग, टू इफेक्ट्स ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, add to expense, balance sheet liability side. Machinery is to be depreciated by 10%, office furniture by 7.5%. डेप्री का दो इफेक्ट,
अब यहाँ पे P&L डेबिट में थोड़ा ध्यान रखना, बिकॉज प्लांट फिर से मशीनरी ऑफिस में नहीं होता है, तो डेप्री ऑन प्लांट कहाँ पे आ जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग। एंड डेप्री ऑन फर्नीचर कहाँ आ जाएगा? P&L। इट्स ऑल कॉमन सेंस एंड प्योर कॉमन सेंस। कैन आई गो हेड? नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो गया, ये सब कुछ हो गया। कैन वी स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस नाउ? बोलिए मैम। मशीनरी कहाँ होता है? नहीं, नहीं, यस, तो फैक्ट्री इज मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे और लेस फ्रॉम असेट रहेगा। तो अभी तक आप बोल रहे थे डेप्री के दो इफेक्ट होता है, लेस फ्रॉम असेट, P&L डेबिट बोल देते थे, क्योंकि पहले ट्रेडर था, तो ट्रेडर कुछ मैन्युफैक्चर, तो बाकी मतलब सारे के सारे असेट्स कहाँ पड़े थे? ऑफिस में। फैक्ट्री उसकी है ही नहीं, पर अभी उसके पास फैक्ट्री है, तो प्लांट एंड मशीनरी का डेप्री मैन्युफैक्चरिंग में आएगा, ऑफिस फर्नीचर का डेप्री P&L में आएगा, ऑफिस इक्विपमेंट का डेप्री P&L में आएगा, बिल्डिंग का डेप्री P&L में आएगा, बट फैक्ट्री बिल्डिंग का डेप्री मैन्युफैक्चरिंग में आएगा। जकास है? अच्छा, बाय प्रोडक्ट वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV विच एवर इज लेस, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। बाय प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी वैल्यूड एट NRV। NRV का मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू, उसमें कॉस्ट और NRV विच एवर इज लेस नहीं, बिकॉज बाय प्रोडक्ट बनाने का खर्चा कैसे आइडेंटिफाई करोगे? बाय प्रोडक्ट क्या है? बन गया, उसको बनाने का खर्चा था कोई भी नहीं। अब जब भी बंदा जूस बना रहा है शुगर केन से, तो वो बोलेगा शुगर केन बनाने का खर्चा कितना है, उसका कचरा बनाने का खर्चा कहां से वो एस्टिमेट करेगा? वो तो निकल गया। सो बाय प्रोडक्ट का कॉस्ट आता ही नहीं है, सो बाय प्रोडक्ट शुड ऑलवेज बी वैल्यूड एट व्हाट? NRV। हाँ, बट अगर बाकी सारे क्लोजिंग स्टॉक है तो इट शुड बी कॉस्ट और NRV विच एवर इज लेस बाय कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म। याद आ रहा है? नेक्स्ट वन, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज प्रिपेयर टू असर्टेन द प्रॉफिट और लॉस ऑन गुड्स प्रोड्यूस्ड। फॉल्स। इट इज, क्यों बनाते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। If there remains unfinished goods at the beginning and at the end of the accounting period, cost of such unfinished goods is shown in manufacturing account. True, very good. Raw material consumed is equal to opening stock of raw material plus purchase minus closing stock of raw material. True. Next one. Trading account will show quantities of finished goods, raw material and work in progress. And सबसे पहले तो quantities बोला है. It never shows quantities. It always shows amounts. अच्छा, वैसे ही ट्रेडिंग अकाउंट में किसके किसके अमाउंट्स आएंगे फिर? खाली फिनिश गुड्स का, और अमाउंट आएगा, क्वांटिटी नहीं आएगा। ओवरहेड इज डिफाइंड एज टोटल कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आंसर इज ट्रू। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अंदर से समझो पहले ये क्वेश्चन का आंसर करते वक्त। दिस आर द क्वेश्चंस विच विल कम इन एग्जाम। सो फॉर एग्जाम्पल मैं बना रहा हूँ ट्रेडिंग अकाउंट आपके लिए, और खाली ऐसे नंबर्स लिख रहा हूँ। लेट्स से ओपनिंग स्टॉक इज 1000, purchase is 2000, wages is 2000, carriage inward is 2000, sales is 10,000, closing stock is 2000, टोटल आ जाएगा अपना 12,000, टोटल आ जाएगा अपना 12,000, और ऊपर वाले अमाउंट को भी 1000 की जगह पे कर देता हूँ 2000, ताकि हमें कैलसी की ज़रूरत नहीं पड़े। 2 + 2 + 2 + 2 8, 8 - 12, योर ग्रॉस प्रॉफिट इज हाउ मच? जकास है? कोई डाउट है? अब लोग अकाउंट में थोड़े फ्रॉड्स करते हैं। क्या करते हैं? एरर्स नहीं, फ्रॉड्स। व्हाट आर एरर्स? अनइंटेंशनल मिस्टेक। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अनइंटेंशनल मिस्टेक्स डू वी हैव? 2। पहला क्लरिकल एरर एंड एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्लरिकल एरर्स के अंदर ओमिशन, कमीशन, कॉम्पेंसेशन, ड्यूप्लीकेशन। जकास? अब फ्रॉड्स का मतलब है इंटेंशनली करते ही है। क्यों करते हैं? 2 रीज़न हो सकता है, एक तो प्रॉफिट बढ़ाना है और एक प्रॉफिट कम करना है। प्रॉफिट कम क्यों करना होता है? टैक्स कम भरना पड़ेगा। प्रॉफिट बढ़ाना क्यों होता है? कंपनी का नाम, इमेज, गुडविल। बहुत सालों पहले, अभी तो शायद तुम लोग को ये पता भी नहीं हो, देयर वाज अ कंपनी विच वाज नोन एज सत्यम कंप्यूटर्स। कंपनी का नाम क्या था? इट वॉज कंसिडर्ड एज टॉप 3 IT फर्म। इनका कंपटीशन चलता था इन्फोसिस, विप्रो के साथ। तो पहले लोग बोलते थे इन्फोसिस है, विप्रो है और सत्यम है। अभी एग्जैक्टली क्लियर। वो लोग अपना प्रॉफिट इतना बढ़ाते थे कि एक्चुअली वो लोग ऐसे दिखते थे कि कंपटीशन में।
सत्यम के अंदर लोग काम करते थे 200, वो लोग दिखाते थे हम 1000 लोगों को सैलरी पे कर रहे हैं। अब लोग सोचेंगे इतना प्रॉफिट क्यों बढ़ाना है हमें, क्यों दिखाना है कि इतना सारा प्रॉफिट है हमें, बिकॉज ऐसे टॉप 3 में देखते हैं ना तो दैट अट्रैक्ट्स अदर कस्टमर्स कि ये बंदे लोग बड़े हैं, चलो। अब ये एग्जैक्टली क्लियर विद दिस वन। अब प्रॉफिट बढ़ाने का या कम करने का बहुत सिंपल सा तरीका, सिंपल फ्रॉड, बहुत सस्ता वाला फ्रॉड, इस स्टॉक की वैल्यू बदल दो। किसकी वैल्यू बदल दो? स्टॉक की वैल्यू बदल दो। तो पहले क्लोजिंग स्टॉक की बात करते हैं। अभी अगर मैंने क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू 2000 की जगह पे 500 रुपया बढ़ा दिया, क्या कर दिया, तो प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आएगा? तो अब टोटल हो जाएगा हमारा, कहना इसे 12,500, कहना इसे ये टोटल आ जाएगा 12,500, पर ये टोटल तो 8,000 ही है, तो कहना इसे हमारा प्रॉफिट 500 रुपये से बढ़ जाएगा, हाँ ना? बोलो, कैलकुलेशन देख लो बेटा। 8 + 2 12 था, प्लस 500 कर दिया तो 12.5 हो गया। क्रेडिट साइड का टोटल 12.5 हो गया। 12.5 में से मैंने कितना निकाला? 8, तो प्रॉफिट कितना हो गया? 4.5। तो मैंने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ा दी तो प्रॉफिट की वैल्यू, तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। मतलब इफ क्लोजिंग स्टॉक इज हाई, प्रॉफिट विल बी हाई, इफ क्लोजिंग स्टॉक इज लो, प्रॉफिट विल बी लो। बट देन वी ऑल्सो हैव समथिंग विच इज नोन एज ओपनिंग स्टॉक। कौन सा स्टॉक? तो अगर मैं ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू बढ़ा दूं, किसका वैल्यू बढ़ा दूं? ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू बढ़ा दूं, तो क्या होगा? कहना इसे ये टोटल तो 12 ही रहेगा, ये टोटल 12 ही रहेगा, और ये टोटल 8.5 हो गया अभी, तो कहना इसे मेरे ओपनिंग स्टॉक की वजह से मेरा प्रॉफिट। तो आपको अभी याद रखना है कि ओपनिंग स्टॉक और प्रॉफिट का कौन सा रिलेशनशिप है? इनवर्स। ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू बढ़ाओगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू कम करोगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। विल यू रिमेंबर? क्लोजिंग स्टॉक एंड प्रॉफिट हैज गॉट, बट ओपनिंग स्टॉक एंड प्रॉफिट हैज गॉट। क्वेश्चन, अंडर स्टेटमेंट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस का वैल्यू अंडर स्टेटमेंट मतलब कम किया, तो व्हाट विल हैपन टू प्रॉफिट? प्रॉफिट कम हो जाएगा। अब यहां पे देखो कहीं पे भी प्रॉफिट कम लिखा है? आंसर इज सी। इज इट? अंडरस्टेट द नेट इनकम फॉर दैट पीरियड। डू यू अग्री विद दिस वन? कोई डाउट्स? नेक्स्ट वन, सेल्स आर इक्वल टू, ये तो लास्ट टाइम भी आपको सिखाया था मैंने, सेल्स आर इक्वल टू सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, लेस व्हाट? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक एट परचेज एड ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आर नोन एज व्हाट? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, वर्क्स ओवरहेड्स। आंसर इज ऑल ऑफ द थ्री। तीनों का मीनिंग सेम ही है, फैक्ट्री बोल दो, वर्क्स बोल दो, सब कुछ सेम है। डू यू अग्री विद दिस वन? चलो ये आंसर आप दो अभी मुझे। सेल्स वैल्यू ऑफ बाई प्रोडक्ट इज क्रेडिटेड टू विच अकाउंट? जकाउट्स बोलो, जकास बोलो। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट शोज व्हाट? Total cost of manufacturing the finished goods. It provides details of factory costs. It facilitates reconciliation of financial books with cost records, or all of the three. It provides details of factory costs से भी अच्छा है. It provides total cost of manufacturing the finished goods. And third one भी है. तो actually answer है all of the three. चकास है? Third one is facilitates reconciliation. मतलब अपने को कॉस्ट बुक्स और फाइनेंशियल बुक्स का रिकंसिलिएशन करने में काम आएगा। आंसर इज येस, बिकॉज यहाँ पे भी वही सारे खर्चे ही रिकॉर्ड कर रहे हो आप। एक्चुअली इट इज कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कॉम्बिनेशन। जकास है गाइस? कोई डाउट? अबाउट द ऑथर इज मी, मेरे बारे में लिखा है। बंद करूँ? कौन सा चैप्टर था ये? फाइनल अकाउंट्स ऑफ व्हाट? चलो अभी मैं तुम लोग को कराता हूँ आज का चैप्टर, एंड आज का चैप्टर होगा कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग ऑफ व्हाट? डेप्रीशिएशन। कैन आई गो ऑन दिस? चलो, डेप्री किस पे चार्ज करना है? PPE पे। ई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे। अब सबसे सिली एरर आ जाता है, किसी को भी पूछते तो यही आंसर देते हैं, डेप्री किस पे चार्ज करना है सर? असेट्स। अच्छा, क्या डेटर पे डेप्री आता है? क्या कैश पे डेप्री आता है? कैश असेट है कि नहीं? पर उस पर डेप्री नहीं आता है।
तो डेप्री किस पे चार्ज करना है? तो दूसरा लाइन आता है कि सर डेप्री चार्ज करना है फिक्स्ड एसेट्स पे। किस पे चार्ज करना है? बट गाइस फिक्स्ड एसेट्स दो टाइप के होते हैं, टैंजिबल एंड, तो एक्चुअली डेप्री चार्ज होता है पीपीई पे, पीपीई पे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। स्लैंग लैंग्वेज में, स्लैंग लैंग्वेज मतलब दोस्ती यारी में हम लोग बोलते थे फिक्स्ड एसेट्स। इज दिस क्लियर? पक्का? अपने होता है ना स्टूडियो नेम्स, दोस्त अलग नाम से बुलाते हैं, यस और नो? अब फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा दोस्त मुझे बुलाएगा तो सर करके नहीं बुलाएगा, राहुल क्या कर रहा है? अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? अभी उस दिन लास्ट लेक्चर में शायद आपके साथ मैं रिवीजन में था या कॉमन लेक्चर में था, आई डोंट रिमेंबर, एग्जाम्पल भी दे रहा था। मेरे बिल्डिंग के सारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, मेरे बच्चे लोग सारे, अपनी पलटन है, गैंग है। अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? बंदे का नाम है, वो बंदे का, वो एक मोटा बंदा मैं तुमको बोला था ना, हाँ वो पंखा लगाता है, वो बंदे का नाम है मुकेश। हाँ, तो उन्होंने अभी कल ही अपडेट मिला है मुझे, हमारे गैंग का नाम है मुक्कू गैंग। ठीक है, अब ये क्यों हुआ पता है? बिकॉज एक है मुकेश जो मोटा जो पंखा लगाता है, और दूसरा एक छोटा बच्चा और एक है जिसका नाम है सुरेश, तो उसने भी एक गैंग बनाया जिसका नाम है सुक्कू गैंग। कौन सा गैंग? तो कल मुझे इनवाइट किया गया था और मुझे अपना डिसीजन देना था कि मैं मुक्कू गैंग में हूँ कि सुक्कू गैंग में हूँ। मैं मुक्कू गैंग में हूँ। अभी एग्जैक्टली क्लियर? बहुत खतरनाक बंदा है वो। हाँ, वो पूरा ऐसे सिर पे लेके घूमता है, ऐसा वो तो गर्मी है ना बोलता है, साइकिल चलाते चलाते पंखा भी चलता है वो। ठीक है ना? व्हाट एम आई ट्राइंग टू टेल यू इज कि स्लैंग लैंग्वेज में फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं, बट एक्चुअली अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में फिक्स्ड एसेट्स जैसा कोई वर्ड नहीं है। एक्चुअली एक वर्ड कौन सा है? अब वो एसेट पीपी है कि नहीं है वो जानने के लिए उसके डेफिनेशन को जानना ज़रूरी है, और उसके डेफिनेशन में 3 कंडीशन है कि एक एसेट पीपी कब बन सकता है। कितने कंडीशन है? 3। कंडीशन नंबर 1 है कि वो एसेट टैंजिबल होना चाहिए। कंडीशन नंबर 2 है कि इट शुड बी यूज फॉर प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और रेंटल और एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस। चारों में से कोई भी एक, या तो प्रोडक्शन, या तो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या तो रेंटल, या तो एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस। बट ये 4 में से कोई एक, पर टैंजिबल तो होना ही चाहिए, ये 4 में से कोई एक, एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन 1 पीरियड, मतलब वो 1 साल से, तो हम उसे क्या बोल सकते हैं? पीपीई। और अगर वो पीपीई है तो उस पर डेप्रीशिएशन चार्ज होगा। जकास है? अब तुम मुझे बोलो, क्या ये मोबाइल पीपीई है? तो अपने आप से ऐसे हाँ ना डायरेक्टली नहीं बोलने का। पहला क्वेश्चन, इज इट टैंजिबल? हाँ सर। इज इट एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और रेंटल और एडमिन? एक्चुअली एडमिन और सेल्स दोनों के लिए यूज़ करता हूँ मैं। थर्ड, इज इट एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन 1 ईयर? यस। तो ये क्या बन गया? अब मेरे पास है एक बॉल पेन, इज दिस पीपी? इज इट टैंजिबल? Is it used for production or supply of goods and services, administration or rental? Yes. Is it expected to be used for more than 1? No. तो ये PPE में सेट, तो इस पे डेप्री चार्ज। फिर से एक बार डेफिनेशन ऑफ PPE. PPE are tangible items held for use in production or supply of goods and services or for rental or for administration purpose and are expected to be used for more than 1 year. तो क्या चार्ज करने का उस पर? डेप्री। What is डेप्री? सर डेप्री क्या है? डेप्री इज रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ असेट। सर डेप्री क्यों चार्ज करते हो? बहुत सारे रीज़न है, वेयर एंड टेयर, सेकेंड हैंड, आउटडेटेड, ये वो फलाना ढिकना। जकास है? टाइम, जैसे जैसे टाइम भी पास होता जाता है वैसे भी हम लोग डेप्रीशिएट होते जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल अपना ही देख लो ना, बड़े बड़े होते जा रहे हैं कि नहीं? ऐसा लग रहा है हम बड़े हो रहे हैं, पर एक्चुअली हम बड़े नहीं हो रहे, हम डेप्रीशिएट हो रहे हैं। क्या बोल रहे हो? बुढ़े हो रहे हैं, एज सिंपल एज दैट। डू यू अग्री विद दैट? अभी सबसे बेस्ट मज़ा कब आता है? जब बच्चे होते हैं, कोई टेंशन ही नहीं लाइफ में, है ना? अभी मॉम डैड का आज एनिवर्सरी है, तो आज सुबह ही मॉम बोलती है राहुल आज रात को होटल लेके जाना। बोला अच्छा ओके।
पर जब बच्चे थे तब मॉम एनिवर्सरी है चलो होटल लेके जाओ। सो डेप्रिसिएशन का रीजन ठीक है कोई भी होगा, बट रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ व्हाट, असेट। डू यू अग्री विद दिस? अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता ही आता है। व्हाट आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ चार्जिंग डेप्री? डेप्री चार्ज क्यों करते हैं? तो डेप्री चार्ज करने के 4 रीजन है। पहला, ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और अभी से अटैच करो, मैं वही कहता हूँ कि जब रिवाइज करते हैं ना तो अकाउंट्स को पूरा साइकिल में देखते, एक एक चैप्टर में नहीं देखते। अभी इसके पहले कौन सा चैप्टर कराया तुमको रिवाइज मैंने? ऑफ व्हाट? डेप्री ऑफ प्लांट एंड मशीनरी किधर डाला? तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आ गया ना वो। अगर हम डेप्री चार्ज नहीं करें तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गलत हो जाएगा। क्या? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गलत हो जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल टेलर है, टेलर शर्ट बना रहा है, तो उसको बोलूँगा शर्ट बनाने का खर्चा कितना हुआ, या तो आज ही देख लो, आज सुबह को ये हुआ है। तो आज सुबह को क्लास आ रहा था ना फर्स्ट लेक्चर के लिए, तो नीचे चाय पी रहा था। अब वो जो चाय वाला है ना नीचे, फ्रेंड है अपना, सारे चाय वाले अपने फ्रेंड होते हैं। तो चाय वाले को पूछा बनाता कितने मेरे? बोले सर 5 रुपये में। मतलब बेचता कितने में? 10 रुपये में। मज़ा है यार। बनाता कितने में? बेचता कितने में? अब उसको ये चैप्टर नहीं पता है। कौन सा चैप्टर? डेप्रीशिएशन। क्यों नहीं पता? कैसे मालूम पड़ा? तो मतलब कैसे 5 रुपये कैसे हुआ? बताए सर देखो इसमें 3 रुपये का दूध जाता है, 1 रुपये की शक्कर जाती है, 50 पैसे का मसाला जाता है, 50 पैसे का वो जो बंदा मेरे लिए काम कर रहा है उसका खर्चा है। कितना हो गया? 5 रुपया। पर वो एक चीज़ भूल गया, गैस भी डाल दिया था उसने, कि वो चाय बनाता किस पे है? वो स्टव और वो वेसल। तो वो स्टव भी डेप्रीशिएट हो रहा है ना। अपने को ये नहीं दिखता कि चाय के अंदर स्टव है, पर चाय बनाने के लिए वो स्टव की तो ज़रूरत थी, तो उसका डेप्रीशिएशन भी इसमें काउंट होना चाहिए। सो डेप्री के 4 रीज़न। पहला रीज़न कौन सा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सेकेंड रीज़न फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जानना है। डेप्री के 2 इफेक्ट, लेस फ्रॉम असेट एंड देन ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखना है। तो डेबिट साइड पे लिखोगे तो कैन आई से प्रॉफिट लॉस बदलेगा। सो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस राइट चाहिए। थर्ड, असेट से लेस करना है तो फाइनेंशियल पोजीशन राइट चाहिए। एंड चौथा तो बहुत अमेजिंग है, फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट। फंड्स फॉर बिजनेस का सबसे बड़ा मस्त लॉजिक है, सबसे बड़ा मस्त लॉजिक है। सुनो, बिजनेस में असेट खरीदने के लिए सिर्फ एक ही बार पैसा देना पड़ता है। बाद में अगर वो असेट वापस खरीदना है ना तो वापस अपने को पैसे देने की जरूरत नहीं, बिकॉज जो पहले असेट खरीदा था ना उसी का पैसा हमें मिलेगा जिससे हम दूसरा असेट खरीद पाएंगे। कैसे? तो कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस पढ़ा है तुम्हें? अकाउंट्स आर रिकॉर्डेड ऑन विच बेसिस? अक्रूवल बेसिस और कैश बेसिस? असेट डेप्री करते हो, डेप्री का पैसा जाता है कहीं पे? इज इट अ कैश एक्सपेंस और नॉन कैश एक्सपेंस? पर P&L में तो लिखा कि खर्चा हो गया, तो P&L में लिखा खर्चा हो गया पर एक्चुअली पैसा तो नहीं गया, तो पैसा अपने पास है। अब 1 लाख का असेट खरीदा, पहले साल का डेप्री 20,000, P&L में क्या लिखा? खर्चा हो गया, कितने का? 20,000, पर पैसा किधर है? अपने ही पास है। सेकेंड ईयर डेप्री 20,000, 40 हो गया। थर्ड ईयर डेप्री 20,000, 60 हो गया। फोर्थ ईयर डेप्री 20,000, 80 हो गया। फिफ्थ ईयर डेप्री 1 लाख। अब वो असेट बिगड़ गया पर तभी तक हमारे हाथ में कितना आ गया? अब हम लोग वापस एक नया असेट खरीद सकते हैं। इसे हमें बिजनेस लैंग्वेज में कहते हैं असेट परचेजेस असेट। असेट अपने खुद अपने आप को खरीद लेता है। समझा? मेरे को पहले नहीं समझ आता बचपन में। आई यूज्ड टू बी वेरी पिस्ड ऑफ विद माय डैड। मेरे डैड एक कार खरीदते, उसे सिर्फ 3 साल यूज़ करते, फिर नई कार खरीदते थे। मैं बोलता हूँ यार डैड क्यों फालतू का खर्चा करते हो? मेरे दोस्त लोग 10-10 साल कार यूज़ करते हो और आप कितने साल यूज़ करते हो? पर मेरे डैड ने बोला कि राहुल ये 3 साल में अपने पास वापस पैसा आ जाता है कि हम कौन सी कार खरीद ले, क्योंकि 3 साल के बाद अगर आप नई कार नहीं खरीद रहे हो ना तो वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा देने लगेगी। बट तभी मेरे डैड ने बोला अपने पास पैसा आ जाता है। मेरे को लगा डैड ज़्यादा कमाते हैं, बट एक्चुअली क्या था कि ये कार खरीदा, उसको डेप्रीशिएट करते थे 1/3 से, पैसा आ गया। सेकेंड ईयर और 1/3, 2/3 पैसा आ गया। थर्ड ईयर और 1/3, कहने से पैसा पूरा जमा हो गया। अब ये कार निकाल दो और क्या खरीद लो? दूसरी कार खरीद लो। पक्का? सो हाउ मेनी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ चार्जिंग डेप्रीशिएशन? पहला मेथड, सेकेंड, थर्ड एंड द लास्ट वन। याद रहेगा आपको?
अब डेप्री कैलकुलेट करने के लिए कितने फैक्टर्स की जरूरत पड़ेगी? 3। कितनी चीजों की? एक कॉस्ट प्राइस की जरूरत पड़ेगी, एक एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू की जरूरत पड़ेगी और एक एस्टिमेटेड लाइफ की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? पहला, सेकंड, थर्ड। सर क्यों ये जरूरत पड़ेगी? क्या चार्ज करना है तुमको? डेप्री 1 लाख का असेट है, स्क्रैप वैल्यू लेट से 20,000 था, तो 1 लाख माइनस 20,000 कितना हो जाएगा? अब उसका मतलब कि एकदम आराम से सोचो, असेट कितने में खरीदा आज? यूज करने के बाद उसको वापस 20 में तो बेचोगे, तो एक्चुअली यूज कितने का करोगे असेट? 80,000 का। समझा नहीं समझा? फिर से एक बार, असेट खरीदा कितने में था, कितने में बेचोगे? तो 1 लाख का असेट खरीदा, उसमें से 20 तो बेचने से आ जाएगा, तो हमें डेप्री कितने पे चार्ज करना होगा? 80 पे। दैट इज कॉस्ट प्राइस माइनस व्हाट? स्क्रैप वैल्यू। और स्क्रैप वैल्यू नहीं बोलते हैं, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं, अपॉन व्हाट? लाइफ। लेट्स से लाइफ में बोल रहा हूँ 4 साल है, 1 लाख माइनस 20,000 कितना होता है? 80 डिवाइडेड बाई 4 कितना होता है? तो अभी असेट कितने का खरीदा तुमने? पहले साल का डेप्री 1 लाख माइनस 20, सेकेंड ईयर का डेप्री अमाउंट 60, थर्ड ईयर का डेप्री अमाउंट, फोर्थ ईयर का डेप्री अमाउंट, और 4 साल हो गए और अब आप ये असेट 20 पे बेच दे गए, तो कहना से वैल्यू हो जाएगा 0। फॉर्मूला समझा? कितनी चीज़ों की जरूरत पड़ती है डेप्री चार्ज करने के लिए? 3। व्हाट आर द 3 थिंग्स? जकास फिर से एक बार, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज पीपी? पीपी आर टैंजिबल एसेट्स हेल्ड फॉर प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और फॉर रेंटल और फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस एंड आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड फॉर depreciation is reduction in value of asset by reason whatsoever. Are we exactly clear with that one? What are objectives of charging depre? Cost of production, financial performance, financial position, funds for replacement. What are the 3 factors that we require to charge depre? Chakas hai? Next one, next question, very simple question. How many methods of charging depreciation do we have? We have got 3 methods of charging depreciation, और तीसरे मेथड के अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। पहला मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्री SLM, सेकेंड मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्री WDV, थर्ड मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्री यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। पहला मेथड कौन सा है? तो स्ट्रेट लाइन मेथड सर कैसे काम करता है? बेटा देखो, स्ट्रेट लाइन मेथड काम करेगा, 1 लाख का असेट है, कितने का? लेट्स से 10% डेप्री मारना है उस पर, तो 10,000, अमाउंट आ जाएगा 90। सेकेंड ईयर डेप्री मारना है 10%, पर 10% किस पे कैलकुलेट करेंगे? 1 लाख पे ही कैलकुलेट करेंगे अगर, तो इसे कहते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। फिर से वापस 10% डेप्री मारेंगे तो 10,000। आर यू कैचिंग दिस अप? और अमाउंट आ जाएगा 70,000। ठीक है, कौन सा मेथड है ये? स्ट्रेट लाइन मेथड। इट इज ऑल्सो नोन एज फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, इट इज ऑल्सो नोन एज ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। समझा? अब एक एक नाम का मीनिंग भी समझने का बरोबर से। वाई इट इज नोन एज ओरिजिनल कॉस्ट? बिकॉज डेप्री किस पे चार्ज करते हैं? ओरिजिनल कॉस्ट पे। वाई इट इज नोन एज फिक्स्ड? बिकॉज 10,000 10,000 10,000 फिक्स्ड रहता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट। थर्ड, वाई इट इज नोन एज SLM? बिकॉज एक चार्ट बनाया 10,000 10,000 10,000 लाइन बनाया, तो इज इट स्ट्रेट लाइन? तो इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड। डू यू अग्री विद दैट? Second method of charging depreciation is WDV. Cost of the asset is 1 lakh minus depre. बोलो कितना? 10,000. 1 lakh minus 10, 90 minus 9, 81 minus 8,100, 72,900. ये कौन सा मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्री हुआ? It is known as written down value, it is known as reducing balance method, it is known as diminishing balance method. चकास है? थोड़ी चीज़ें याद रखनी है। अगर आप SLM मेथड ऑफ डेप्री यूज़ कर रहे हो तो इसका अजम्पशन है कि असेट सेम यूटिलिटी देता है। असेट, तो कौन सा मेथड यूज़ करना है? SLM। अगर आप WDV मेथड यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे अजम्पशन ये है कि असेट रेड्यूसिंग यूटिलिटी देता है।
असेट, इसीलिए अमाउंट ऑफ डेप्री कम होते जाता है। जकास है। सेकेंड, अगर हम SLM मेथड यूज कर रहे हैं तो असेट का वैल्यू एट द एंड ऑफ द लाइफ 0 हो जाता है। असेट का लाइफ एंड ऑफ द ईयर पे, तो अभी अगर ये चार्ज करता रहूँ 70 -10 -10 -10 -10 -10 तो 0 होगा कि नहीं होगा। नेक्स्ट वन, अगर WDV मेथड से करूँगा तो क्या होगा, 0 नहीं होगा। सो विच इज़ अ मेथड जहाँ पे वैल्यू ऑफ असेट 0 हो जाए एंड वैल्यू ऑफ असेट 0 ना हो। थर्ड मेथड कौन सा है, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। समझा। यूनिट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर है 1 2 3 4, कितने मेथड है। पहला है सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। कौन सा मेथड। अब सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने असेट खरीदा 1 लाख का, कितने का, और मैं बोलता हूं कि उसका लाइफ है 5 साल। कितना साल, तो सम ऑफ ईयर्स डिजिट करने का, सम ऑफ ईयर्स डिजिट करने का मतलब अगर असेट आज खरीदो, आज से कितने साल चलेगा, 1 साल हो गया तो और कितने साल चलेगा, फिर मतलब सम ऑफ ईयर्स डिजिट क्या हुआ पता है, सम ऑफ ईयर्स डिजिट हुआ 5 4 3 2 1, 5 + 4 9 + 3 12 + 2 14 + 1। सो गाइज 1 लाख इंटू 5/15 पहले साल का डेप्री है, फिर इंटू 4/15 सेकेंड ईयर का डेप्री है, इंटू 3/15 थर्ड ईयर का डेप्री है, इंटू 2/15 फोर्थ ईयर का डेप्री है, इंटू 1/15 लास्ट ईयर का डेप्री है। डू यू रिमेंबर दिस नाउ, यस नो। कौन सा मेथड हुआ ये, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। डू यू अग्री विद दैट। एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं मैं तुम लोग को, पहला इलस्ट्रेशन नंबर 1 SLM पे, इलस्ट्रेशन नंबर 2 WDV पे, क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हो तुम लोग। Messrs Akash and company purchased the machine for how much? Estimated useful life and scrap value are 10 years and 1,20,000 respectively. How much is the scrap value of the machine? 10 लाख में से पहले स्क्रैप वैल्यू निकाल दोगे, सो 10 लाख में से स्क्रैप वैल्यू निकाल दोगे तो आंसर बचेगा तुम्हारा 8,80,000, ठीक है ना। अच्छा, कितने साल चलने वाला है मशीन, 10 ईयर्स चलने वाला है, तो अपने को सम ऑफ ईयर्स डिजिट कैसे करना है, चलो कैलकुलेशन, 10 + 9 19 + 8 27 27 + 7 34 + 6 40 + 5 45 + 4 49 + 3 52 + 2 54 + 1। तो गाइस टोटल सम ऑफ ईयर्स डिजिट कितना हुआ, 55। पहले साल का डेप्री कितना होगा, 10/55। दूसरे ईयर का डेप्री कितना होगा, 9/55। नेक्स्ट ईयर का डेप्री 8/55 7/55। डिड यू अंडरस्टैंड दिस। कौन सा मेथड हुआ ये, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। जकास है, कैन आई गो अहेड नाउ। चलो गाइस ऊपर जाते हैं फिर से, और ये सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड किसके अंदर आ जाता है, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। उसके बाद कौन सा मेथड है, तो ये वैसे एसेट पे चार्ज करना है जिसका लाइफ सालों में नहीं माना जाता है, जिसका लाइफ आवर्स से माना जाता है। ये कितने साल चलेगा, नहीं, कितने घंटे चलेगा। एग्जाम्पल दिया था रेगुलर क्लास में, अगर आपको याद हो तो, ये प्रोजेक्टर का लैम्प, ये प्रोजेक्टर का, तो ये जब प्रोजेक्टर खरीदते हैं ना हम लोग, तो उसमें लाइफ ना ईयर्स में नहीं आता है, किस में आता है, आवर्स। और इसीलिए तुम कभी भी देखोगे ना अपने क्लासेस में, जब लेक्चर खत्म हो जाए तो सबसे पहले आंचल प्रणीता को ये बोल के रखा है सबसे पहले आके प्रोजेक्टर बंद करने का, बिकॉज अनवांटेडली अगर ये चालू रहेगा तो लाइफ कम होते जा रहा है उसका। एक बार लैपटॉप चालू रख दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट ये लैम्प बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं रहना चाहिए। सो ये इमीडिएटली क्या होना चाहिए, बंद। तो यहाँ पे डेप्री कैसे चार्ज करना है, तो असेट का कॉस्ट लेना है माइनस स्क्रैप वैल्यू करना है, डिवाइडेड बाई टोटल आवर्स, टोटल कितना घंटा चलेगा ये टोटल, एंड मल्टीप्लाइड बाई वो साल में कितना घंटा चला। सो फॉर एग्जाम्पल, मैं क्वेश्चन भी नहीं पढ़ रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें बोल रहा हूं, यही प्रोजेक्टर की बात कर लेता हूं, ठीक है ना। अब मैंने ये प्रोजेक्टर खरीदा है 1 लाख पे, कितने पे,
इसका स्क्रैप वैल्यू 5000 है, तो पहले तो 1 लाख में से क्या माइनस कर दो। अब भाई उन्होंने बोला है ये टोटल 10,000 घंटे चलेगा। कितने घंटे चलेगा? तो इसको डिवाइड करो किससे, और फिर ये साल में ये 500 घंटे चला है, तो मल्टीप्लाई किससे करोगे? 500। नेक्स्ट ईयर ये 1500 घंटे चला है, तो मल्टीप्लाई किससे करोगे? 1500। नेक्स्ट ईयर ये 2500 घंटे चला है, तो मल्टीप्लाई किससे करोगे? कॉन्सेप्ट समझ रहे हो? कौन सा मेथड हुआ ये? मशीन आर। और अभी तो देखो चुल्लू पिल्लू है, मशीन आर के बाद कौन सा मेथड है? यहाँ पे आवर्स की जगह पे यूनिट्स होंगे, आवर्स की जगह पे, मतलब यहाँ पे मशीन का कैपेसिटी आवर्स से डिफाइन नहीं होगा, मशीन का कैपेसिटी किससे डिफाइन होगा? यूनिट्स। कितना यूनिट्स चलेगा, समझा? अच्छा, और लास्ट वन कौन सा मेथड है? डेप्लीशन मेथड। किस पे काम आता है पता है? माइंस पे। किस पे? माइंस, कोल माइंस, ओर माइंस। ये फॉर एग्जांपल कोल माइन, तो भाई कोल माइन मतलब वहां से क्या मिलेगा? कोल। तो कितना कोल मिलेगा पहले? टोटल लेट्स से 10,000 टन कोल मिलेगा, तो डिवाइड किससे करेंगे? 10,000 टन। इसमें से कितना टन निकाल लिया, तो मल्टीप्लाई 500 टन। समझा? प्रैक्टिस कराऊं? फर्स्ट वन, हाउ मेनी मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्री? पहला, सेकेंड, नेक्स्ट वन। अच्छा, एसएलएम मेथड में डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, डब्ल्यूडीवी में डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू। देन थर्ड मेथड कौन सा है? यूनिट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर पहला, सेकेंड, थर्ड प्रोडक्शन यूनिट, एंड लास्ट वन अकाउंटिंग फॉर डेप्री पे जा रहा हूं, बट पहला क्वेश्चन कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर कौन सा गाइस? 1. Jain Brothers acquired the machine on 1st July 2008 at cost of how much? And spent 1 lakh on its capital expenditure, revenue expenditure की बात कर रहे हैं। 14 lakhs is capital expenditure, revenue expenditure. 1 lakh is capital expenditure, revenue expenditure. तो टोटल असेट का कॉस्ट कितना हो गया? डेप्रीशिएशन किस पे चार्ज करना है? 15 लाख पे कितना परसेंट? ऑन व्हाट? तो बॉस अगर ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्री चार्ज करना है तो 15 लाख का 10% होता है 1,50,000, आपका वैल्यू आ जाएगा 13,50,000। नेक्स्ट ईयर डेप्री किस पे चार्ज करोगे फिर से? 15 लाख पे डेप्रीशिएशन आएगा 10%, इज इट 1,50,000? डू यू अग्री विद दिस? 13,50,000 माइनस 1,50,000 इज हाउ मच? 12 lakhs. 12 lakh minus 1,50,000 is how much? 10,50,000. जकास बोलो गाइस, कोई डाउट? एकदम क्लियर? कैन वी गो अहेड? कौन सा मेथड था ये गाइस? अगर यही WDV करना होता तो 13,50,000 का 10% 1,35,000 आता, अमाउंट बदल जाते। डू यू अग्री विद दिस? क्वेश्चन नंबर 2 WDV मेथड पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे जा रहे हैं। कौन से मेथड पे जा रहे हैं? 3, पर ये तो करा दिया विच वॉज नोन एज सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। याद आ रहा है तुमको? चौथा मेथड कौन सा है? अभी देखो तुम लोग। द मशीन वॉज परचेज फॉर हाउ मच एंड टोटल एस्टिमेटेड वर्किंग आवर्स आर, स्क्रैप वैल्यू इज, तो पहले क्या करोगे? 30 लाख माइनस 2 लाख कर दोगे, फिर टोटल कितना कैपेसिटी चलने वाला है, सो इसको डिवाइड करोगे 24,000 से। पहले साल कितने घंटे चला, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 3,000 से, तो अपने को फर्स्ट ईयर का डेप्री मिल जाएगा। फिर से आपके लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे 30 लाख का मशीनरी, 2 लाख का स्क्रैप वैल्यू अपॉन टोटल लाइफ कितना? 24,000, और पहले साल कितना घंटा चला? 3,000 घंटे चला। जकास बोलो, समझा कि नहीं समझा? कौन सा मेथड था ये? मशीन आर मेथड के बाद आ रहा है अभी यूनिट्स मेथड। फर्स्ट वन, एन असेट इज परचेज फॉर हाउ मच? एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इज, एंड द स्क्रैप वैल्यू इज, इट इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस हाउ मेनी यूनिट्स? गाइस 20 लाख में से पहले उड़ा दोगे 2 lakhs, फिर डिवाइड किससे करोगे? 1.5 लाख से डिवाइड करोगे। एंड नेक्स्ट वन इज फर्स्ट ईयर का डेप्री कितना? मल्टीप्लाइड बाई 20,000। डू यू अग्री विद दिस वन? कोई डाउट? चलो, व्हाट इज नेक्स्ट नाउ?
क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा मेथड अभी? डेप्लीशन. Messrs. Surya and Company took a lease on quarry for 1 crore. As per the technical estimate, total quantity of mineral कितना है? 2 lakh ton. What is the cost of the asset? 1 crore. ये क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू नहीं दिया तो वो माइनस नहीं होगा. डिवाइड किससे होगा? 2 लाख से. और पहले साल कितना टन निकाला? तो मल्टीप्लाई बाय 2000 टन कर दोगे तो पहले साल का डेप्री मिल जाएगा. मल्टीप्लाइड बाय 10,000 टन करोगे तो सेकेंड ईयर का डेप्री मिलेगा. और मल्टीप्लाइड बाय 15,000 टन करोगे तो थर्ड ईयर का डेप्री मिल जाएगा. डिड यू अग्री? आप बताइए मुझे. डू यू नो व्हाट इज SLM? डू यू नो व्हाट इज WDV? डू यू नो व्हाट इज सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड? यू नो मशीन आवर मेथड? यू नो प्रोडक्शन यूनिट मेथड? यू ऑल्सो नो डिप्लीशन मेथड. जकास बोलो. अब मेथड ऑफ डेप्री हो गए तो अब डेप्री की अकाउंटिंग की बात करेंगे. किसकी बात करेंगे? कि अकाउंटिंग कैसे करनी है डेप्री की. तो देयर आर 2 मेथड्स. हाउ मेनी मेथड्स? फर्स्ट मेथड इज नोन एज विदाउट PFD एंड सेकेंड मेथड इज नोन एज विद PFD. PFD का फुल फॉर्म है प्रोविजन फॉर डेप्री. विदाउट PFD का मतलब प्रोविजन फॉर डेप्री अकाउंट ओपन नहीं करना है. विद PFD का मतलब प्रोविजन फॉर डेप्री अकाउंट मेंटेन करना है. विदाउट PFD बोलता हूं तो मेरे को मस्त ना मेरी आंटी याद आती है. माई आंट इज साउथ इंडियन. हाँ, अयो वाली मतलब क्या होता है? ये तो टैग दे दिया तूने उसको. ऐसा नहीं, साउथ इंडियन. डू यू अग्री विद दैट वन? अब मेरी आंटी को खाने का स्टाइल क्या है पता है? कि दे ईट टू मच ऑफ राइस. ओए इधर हो जाएगा कहीं और. क्या खाते हैं मैडम? राइस बोला भाई. अरे यार आ जाना क्लास में, अभी रिवीजन कर रहे बेटा. फर्स्ट वन. अब राइस में दे विल हैव सांबर, दे विल हैव दाल, दे विल हैव सब्जी, दे विल हैव पिकल. और हम लोग क्या करते हैं? सब अलग अलग रख के खाते हैं. ये लोग क्या करते हैं? सब कुछ मिक्स करके खाते हैं. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये है हमारा विदाउट PFD अकाउंट. कौन सा अकाउंट? मतलब यहाँ पे एक अकाउंट बनेगा. कौन सा अकाउंट? मशीनरी. मशीनरी खरीदो तो भी यही अकाउंट, मशीनरी बेचो तो भी यही अकाउंट, डेप्रीशिएशन भी यही अकाउंट में चार्ज करना है, प्रॉफिट लॉस भी यही अकाउंट में रिकॉर्ड करना है. सब कुछ इधर ही आना है. क्लियर है? एंड प्लीज, दिस इज नॉट मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्री. दिस इज मेथड ऑफ. लोग ना बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर डेप्री का मेथड करा रहे हो. नहीं, डेप्री का मेथड तो SLM, WDV, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, प्रोडक्शन आवर मेथड, प्रोडक्शन यूनिट मेथड एंड डिप्लीशन मेथड, वो अलग हो गया. अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? अकाउंटिंग. अब एक असेट लिया हम लोग ने 1 लाख रुपए का, एंड लेट्स से हमने डिसाइड किया कि इसको डेप्रीशिएट करेंगे 10% से. SLM मेथड यूज करेंगे. कौन सा? तो मशीन खरीदोगे 1 लाख रुपए का. व्हाट्स द जर्नल एंट्री विल पास व्हेन यू विल बाय द मशीनरी? मशीनरी टू कैश एंड बैंक. अमाउंट आ गया 1 लाख. अमाउंट आ गया 1 लाख. तो अब ये मैंने मशीन अकाउंट बनाया और 1 लाख रुपया मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया. साल के एंड पे क्या चार्ज करना है? कितना %? मेथड कौन सा? तो 10% किस पे चार्ज करोगे? 1 लाख का 10% कितना? सो ये रहा 1 लाख. 1 लाख का 10% आएगा 10,000. अब ये जो 10,000 है ना, ये डायरेक्टली मशीन अकाउंट के अंदर लेके जाओगे. तो डेप्री का जर्नल एंट्री क्या आएगा? तो डेप्री टू असेट, तो असेट में हम लोग लिखेंगे बाय डेप्री. अमाउंट आ जाएगा 1 लाख और ये अमाउंट दिखेगा आपको 90. और फिर ये अकाउंट भी अगर हम लोग क्लोज करेंगे तो ये अकाउंट 1 लाख, ये अकाउंट 1 लाख और ये अकाउंट 90 और ये 90 नेक्स्ट ईयर ओपन हो जाएगा. डू यू अग्री विद दिस? यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी कि डेप्री का जर्नल एंट्री है डेप्री अकाउंट डेबिट टू व्हाट? असेट. ये मेन बात है. 90. तेरा ध्यान भी ऐसी चीज़ों पे जो सीखने वाली बात ही नहीं है. ठीक है? तेरी बहन यहाँ पे आगे बैठी है फर्स्ट बेंच पे, है ना? बहन नहीं, दादी. कुछ भी नहीं. अच्छा चलो, बदल गया आज. कोई डाउट है आपको? कॉन्सेप्ट क्लियर? इज इट विद PFD और विदाउट PFD?
शायद अगर आपने कॉलेज में किया हो तो यही किया था, बट दिस मेथड इज़ नॉट गुड. वाई दिस मेथड इज़ नॉट गुड? बिकॉज नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 90. अब नेक्स्ट ईयर अपने को कोई पूछे व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ द एसेट, कितने में खरीदा था, नहीं पता है, बिकॉज ये तो लास्ट ईयर के बुक में था अभी. अब हम लोग भले अकाउंट ऐसे बना लेते ऊपर के बाद नीचे, बट एक्चुअली टेक्निकली देखा जाए तो एक साल के अकाउंट्स एक बुक में बनते हैं, दूसरे साल के अकाउंट्स दूसरे बुक में बनते हैं. अभी दूसरे साल की बुक में उसने जाके देखा तो असेट वैल्यू कितना दिख रहा है? 90. उसको कहाँ मालूम है कॉस्ट 1 लाख है? अच्छा, फिर उसको दूसरा क्वेश्चन पूछा, आज तक डेप्री कितना चार्ज किया, नहीं पता है. उसको खाली ये पता है कि आज असेट का वैल्यू कितना है, 90. तो इससे एक बहुत अच्छा तरीका है हमारे पास, एंड उस तरीके का नाम है कि हम एक अकाउंट बनाए जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डेप्री अकाउंट. प्रोविजन फॉर, तो उसमें क्या करना है, उसमें 2 अकाउंट बनाने हैं. एक अकाउंट बनाना है और एक अकाउंट बनाना है. असेट खरीदोगे तो एंट्री पास करोगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, अमाउंट आएगा जकास है, कोई डाउट इस पे? कैन वी गो अहेड? नेक्स्ट वन, ये आ गया मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक एंड द अमाउंट इज व्हाट, 1 लाख. अब डेप्री चार्ज करना है. मेथड कौन सा है डेप्री चार्ज करने का? 1 लाख का 10%. डेप्री का जर्नल एंट्री क्या था? अब एंट्री पास करते हैं, डेप्री टू असेट की जगह पे डेप्री टू PFD अमाउंट आ जाएगा 10,000. उसका मतलब है कि अब डेप्री को असेट के अंदर नहीं डालना है, अब डेप्री को PFD में अलग रहने देना है. इज दिस क्लियर? अब फॉरगेट अबाउट माई आंट विच इज़ इन द साउथ इंडियन, लेट्स टॉक अबाउट मी एंड माई सिस्टर ऑल्सो. मेरा और मेरे सिस्टर का खाने का तरीका भी थोड़ा अलग है. मेरे को वो टोटल वेस्टर्नाइज्ड कल्चर वाला बंदा बोलती है तू तो US में पैदा होना चाहिए. मैं राइस और दाल भी कैसे खाता हूँ पता है? राइस रखता हूँ, दाल बाउल में लेता हूँ, फिर राइस लेता हूँ चम्मच से, उसको ऐसे दाल में डुबोता हूँ, फिर खाता हूँ. अब एग्जैक्टली क्लियर. वो मेरी बहन क्या करती है, राइस के अंदर दाल मिक्स करके खा लेती है. हाँ, तो वही इसलिए तो मेरे को बोलती तू US में पैदा हुआ है. अब मेरा क्या है कि मेरे को खाली दाल राइस ऐसे नहीं कि हर एक बाउल में मैं मतलब हर एक बाइट के अंदर दाल ही डालूंगा, सब्जी भी होती है. तो मैं राइस लेता हूँ, सब्जी लेता हूँ, फिर खाता हूँ, राइस लेता हूँ, दाल लेता हूँ, फिर खाता हूँ. वो क्या करती है, राइस के अंदर सब्जी भी डाल देती है, दाल भी डाल देती है, मिक्स. कॉन्सेप्ट समझा? अच्छा, तो दैट मीन्स व्हाट इज शी फॉलोइंग विदाउट PFD, व्हाट एम आई फॉलोइंग विद PFD. अब मज़ा देखो इसका क्या है. असेट खरीदा तो जर्नल एंट्री क्या पास किया था, तो यहाँ पे लिखा टू कैश बैंक अमाउंट कितना. डेप्री का जर्नल एंट्री क्या पास किया, तो वो असेट अकाउंट के अंदर गया ही नहीं, वो कौन से अकाउंट में गया, और अमाउंट कितना आ गया. अब आपको मैंने रियल पर्सनल नॉमिनल सिखाया, अब बड़े होते जाओ. मशीनरी अकाउंट इज रियल पर्सनल नॉमिनल, डेप्रीशिएशन अकाउंट इज, बट PFD अकाउंट इज पर्सनल. कौन से अकाउंट बंद करके PNL में लेके जाना है, बट रियल अकाउंट्स और बैलेंस करना है. तो अब मैं इस अकाउंट का बैलेंस निकाल रहा हूँ, तो इस अकाउंट को बैलेंस करूँगा तो कहना इसे बैलेंस 1 लाख आएगा. नेक्स्ट ईयर अकाउंट ओपन हुआ कितने पे, ये अकाउंट बैलेंस करूँगा कहना इसे इसका बैलेंस 10,000 रुपये आएगा. ये अकाउंट कितने पे ओपन होगा. अब सेकेंड ईयर जाके उधर उसको एक क्वेश्चन पूछूँ, मशीन कितने का था, आज तक डेप्री कितना चार्ज किया, आज का वैल्यू कितना है, वो 1 लाख माइनस 10,000 90 भी मिल जाएगा. विदाउट PFD में खाली 90 मिलेगा, बट विद PFD में 1 लाख भी मिलेगा, 10,000 भी मिलेगा और 90,000 भी मिल जाएगा. समझा? कोई डाउट? कितने मेथड है अकाउंटिंग फॉर डेप्री के? पहला मेथड कौन सा, विदाउट PFD. सेकेंड मेथड कौन सा, जकास बोलो. अभी नेक्स्ट थिंग इज प्रॉफिट और लॉस ऑन व्हाट, सेल ऑफ असेट. प्रॉफिट और लॉस ऑन, भाई अगर असेट बेचोगे तो प्रॉफिट हो सकता है या, तो कहां लेके जाने का उस प्रॉफिट एंड लॉस को, PNL अकाउंट में. कहां लेके जाने का, फाइनल अकाउंट्स अभी अभी सीखा है, ट्रेडिंग अकाउंट, PNL अकाउंट एंड बैलेंस शीट. तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट और लॉस ऑन सेल ऑफ असेट कहां लेके जाने का. बट गाइस ध्यान क्या रखना है,
कि प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कैसे करना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट लॉस कहाँ जाएगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कैलकुलेट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज 1 Jan 21 को मैंने एक असेट खरीदा 1 लाख का। कितने का? 1 जुलाई 23 पे ये असेट मैंने बेचा 45,000 का। समझा? 1 Jan पे कितने का खरीदा, 1 जुलाई पे कितने का बेचा। अब किसी को बोलेंगे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? सर लॉस हो रहा है। सर आपने 1 लाख में असेट खरीदा, 45,000 में बेचा, तो आपको 55,000 का पागलपंती है। ऐसे नहीं होता है प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट। बिकॉज भाई अगर आपने 1 Jan को खरीदा और 1 जुलाई 23 को बेचा तो बीच में 2.5 साल आपने वो मशीन यूज किया, तो 1 लाख को 45 से कंपेयर नहीं करना है। क्या चार्ज करना पड़ेगा बीच में? अब डेप्री के कितने मेथड है? पहला, सेकेंड, थर्ड। लेट्स से मैं WDV फॉलो कर रहा हूँ। क्या फॉलो कर रहा हूँ? और 10% WDV फॉलो कर रहा हूँ। तो पहले 1 लाख पे डेप्री मारूंगा 10,000 का, आंसर हो जाएगा और ये आ जाएगा 1122, बराबर है। अब डेप्री मारना है 10%, किस पे 10% कैलकुलेट करूँ? 90,000 का 10% आ जाएगा 9,000, सो यू विल हैव वैल्यू ऑफ 81। दिस इज 1123। समझा? फिर कब बेचा? जुलाई में बेचा। कितने महीने और हो गए? 6 महीने और हो गए, तो 10% डेप्री चार्ज करना पड़ेगा। कौन से अमाउंट पे? 81,000 पे 10%, बट फॉर 6 मंथ्स। आंसर आएगा 4050। कितना? 81,000 माइनस 4,000 करूंगा तो 77,000 आएगा, तो 76,950 अपनी वैल्यू आएगी। डू यू अग्री विद दिस? फिर उसको किससे कंपेयर करोगे? 45,000 से कंपेयर करेंगे। 45, 55, 65, 75, 31,950 आ जाएगा। प्रॉफिट है या लॉस है? लॉस। असेट खरीदने का एंट्री बोलो। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। डेप्रीशिएशन चार्ज करने का एंट्री बोलो। नहीं, ऐसे नहीं बोलने का। डेप्री टू असेट विदाउट PFD है एंड डेप्री टू PFD विद PFD है। असेट बेचने का एंट्री बोलो। कैश टू असेट, उल्टा हो जाएगा। और ये प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? तो लॉस हो रहा है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। और प्रॉफिट होगा तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो एंट्री क्या आएगा? असेट टू प्रॉफिट ऑन सेल। चकास चकास बोलो। कोई डाउट? आगे बढ़ू? टू गुड। ये हो गया प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ असेट। डू यू अग्री विद दिस? चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ये? चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन। क्या हम डेप्री का मेथड बदल सकते हैं? हाँ, डेप्री का मेथड बदल सकता है। अकाउंट्स में कोई भी रिजिडिटी नहीं है। अकाउंट्स इज वेरी फ्लेक्सिबल। बट फ्लेक्सिबल का मतलब ये नहीं कि तुम अपने मर्जी से करो। बिकॉज तुम लोग ने एक चीज सुनी होगी, व्हाट आर 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स? GCA। G स्टैंड्स फॉर गोइंग कंसर्न, C स्टैंड्स फॉर कंसिस्टेंसी ने कहा है कि अगर आप एक मेथड सिलेक्ट करते हो तो उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करो। अगर हमें लगे कि वो मेथड जो हम फॉलो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है, वो रिजल्ट्स नहीं दे रहा है, तो हम उस मेथड को चेंज करेंगे। अभी आज ही एक स्टूडेंट का फ़ोन आया था, CA फाइनल। सर आपका डेमो लेक्चर दो। हाँ, क्या दो? एक तो पहले ही गुस्सा आ गया मेरे को। डेमो लेक्चर मतलब वो चेक करेगा मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ कि नहीं। पर ठीक है चलो, डेमो लेक्चर। मतलब पहला लेक्चर डेमो भेज दिया। सर क्या पढ़ाते हो आप? भाई ने खरीद लिया। बट सो रॉन्ग वे ऑफ सिलेक्शन। एक लेक्चर में कुछ पता नहीं चलता है। अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन। सो मैं क्या बोल रहा हूँ कि SLM फॉलो कर रहे हो, 1 साल के बाद ऐसे नहीं बोलना SLM रिजल्ट नहीं दे रहा है। यू नीड टू बी कंसिस्टेंट विद दैट। 4-5 साल यूज कर लो, बाद में अगर पता चले कि SLM अच्छा नहीं है तो आप चेंज कर सकते हो। बट नाउ कम्स अ कैच, एंड द कैच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बरोबर से सुनना।
So there are two things in accounts. One is policy and one is estimate. One is and one is, अब एक चैप्टर अभी तक आपको रिवाइज नहीं करा है, वो चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग पॉलिसी. So there is always a bifurcation between the word policy and second word is, समझा? अकाउंट्स में ऑलवेज अभी कोई भी मेथड चेंज करे तो पहले अपने आप से ये पूछना पड़ेगा, इज इट अ चेंज इन पॉलिसी और इज इट अ चेंज इन, पहले फील करना पड़ेगा कि पॉलिसी क्या होता है और एस्टिमेट क्या होता है. पॉलिसी ओए ऊपर, सब नीचे रख दे जो भी हाथ में है वो. व्हाट इज फर्स्ट थिंग गाइस? पॉलिसी इज सिलेक्शन ऑफ व्हाट टू डू, क्या करना है, वो एक पॉलिसी डिसीजन है. एस्टिमेशन इज अ डिसीजन ऑफ हाउ टू डू, कैसे करना है. समझा? एग्जाम्पल देता हूं. 10th हो जाता है अपने. 10th के बाद हमें लोग पूछते क्या करना है, कॉमर्स करना है, साइंस करना है, आर्ट्स करना है. दिस इज पॉलिसी डिसीजन. कौन सा डिसीजन? पॉलिसी डिसीजन. समझा? अब फॉर एग्जाम्पल हमने डिसाइड कर लिया हम कॉमर्स में आ गए, हमारा 11th कंप्लीट हो गया, हम 12th में, 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन आ रहे, 3 महीने के बाद बोर्ड एग्जामिनेशन है, 6 पेपर है पढ़ने. कैसे पढ़ना है? दिस इज एस्टिमेशन. व्हाट टू डू, क्या करना है, पॉलिसी. कैसे करना है, एस्टिमेशन. और ये दोनों क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है? पता है क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है? बिकॉज अकाउंट्स क्या कहता है कि गाइज अगर ये पॉलिसी डिसीजन है, कौन सा डिसीजन है, और अगर आप पॉलिसी चेंज करते हो तो इसका इंपैक्ट रेट्रोस्पेक्टिव जाना चाहिए. कैसे जाना चाहिए? रेट्रोस्पेक्टिव जाना चाहिए. कौन सा डिसीजन है? तो पॉलिसी है. तो व्हाट इज रेट्रोस्पेक्टिव? पहले से चेंज करना पड़ेगा, स्टार्टिंग से चेंज करना पड़ेगा. मतलब आपने एक असेट खरीदा 1 लाख, डेप्री चार्ज किया 10,000, फिर आ गया 90,000, फिर आपने डेप्री चार्ज किया 10,000, फिर आंसर आ गया 80,000, फिर आपने डेप्री चेंज किया 10,000, फिर आपका आंसर आ गया 70,000. कितने साल हो गए असेट को? 3 साल हो गए. डेप्रीशिएशन का मेथड कौन सा है? SLM. अब मेरे को लग रहा है मेरे को SLM फॉलो नहीं करना है, मेरे को क्या फॉलो करना है? तो क्वेश्चन ये है कि ये पॉलिसी है कि ये एस्टीमेट है. अगर ये पॉलिसी हो तो हमको चेंज करना अलाउड है, पर चेंज कब से करना पड़ेगा? 1 लाख माइनस 10,000 90 माइनस 9,000 81 माइनस 8,000, मतलब आपको ये इफेक्ट बहुत पहले से देना पड़ेगा. थक जाओगे आप, बट सेंस बनता है. अब मैंने जो एग्जाम्पल दिया था वापस एक बार आपसे पूछता हूँ मैं. 10th में हमने डिसाइड किया कि हमें कॉमर्स करना है, साइंस करना है. हमने डिसाइड किया हम साइंस कर लेंगे, तो हमने साइंस ज्वाइन कर लिया. 1 साल हो गया साइंस को, अब मज़ा नहीं आ रहा है, अब कॉमर्स करना है. तो क्या तुम्हें डायरेक्टली 12th में एडमिशन मिलेगा? क्यों नहीं मिलना चाहिए? बिकॉज अकाउंटिंग के बेसिक्स तो ख़त्म हो गए, और 12th में वो जाके बोल रहे हैं चलो अभी हम लोग डेप्री करेंगे. भाई डेप्री कहाँ से आएगा जब हमें जर्नल एंट्री नहीं आती है? तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा? कहने से हमें पूरा 11th वापस रिपीट करना पड़ेगा. दिस इज व्हाट डिसीजन इज दिस? पॉलिसी. समझा? क्लियर? बट अगर एस्टिमेशन चेंज हो रहा है, अगर एस्टिमेशन चेंज हो रहा है तो आपको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं देना है, आपको इफेक्ट देना है प्रोस्पेक्टिव. और ये 2 वर्ड याद रखना पड़ेगा, ये 2 अकाउंट्स के वर्ड है. रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब राइट फ्रॉम बिगिनिंग, प्रोस्पेक्टिव का मतलब फ्रॉम टुडे. फ्रॉम टुडे. अब मैंने तुम्हें बोला कि तुम्हारा 12th का बोर्ड आ रहा है, कितने महीने बाकी है? 3 महीने. 3 महीने बाकी है ऐसा बोला था मैंने, 6 नहीं. कितना महीना बाकी है और कितने सब्जेक्ट्स देने हैं? तो हमने डिसाइड किया 3 महीने मतलब 90 दिन डिवाइडेड बाई 6 सब्जेक्ट्स, मतलब हर एक सब्जेक्ट को 15 दिन देना. कितना दिन देना? अब एक सब्जेक्ट को रिवाइज करते करते 20 दिन हो गए, तो अब बचे कितने दिन?
70 और कितने सब्जेक्ट्स बचे? तो अभी तुम्हारे पास हर एक सब्जेक्ट के लिए 15 दिन, तो अब क्या करोगे तुम? कहने से कोई एक और सब्जेक्ट अभी फटाफट कंप्लीट करने की कोशिश करोगे, क्योंकि अभी तुम पीछे तो जा ही नहीं सकते हो। यहाँ पे रेट्रोस्पेक्टिव पॉसिबल है ही नहीं। अब क्या करना पड़ेगा हमको? अब से, अभी से। तो अभी से करेंगे ना, तो अभी फॉर एग्जांपल ये जो पहले हो गया वो हो गया। 1 लाख का डेप्री कितना चार्ज किया? आंसर कितना आया? फिर डेप्री कितना चार्ज किया? फिर आंसर कितना आया? फिर डेप्री कितना चार्ज किया? अभी आंसर कितना आया? कौन सा मेथड फॉलो कर रहे थे? अब कौन सा मेथड करना है? तो अभी यहां पे डाल दो 7000। ऊपर का चेंजेस करने की जरूरत। ये कौन सा हुआ? दिस इज चेंज इन एस्टीमेट। दिस इज प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव। अब मेन AS10 का मतलब होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। अभी तक तुम छोटे हो ये वर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सुनने के लिए, बट सुनने का। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हमें अकाउंट्स में फॉलो करने हैं। लॉ में सेक्शंस होते हैं, वैसे अकाउंट्स में AS होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 ने कहा है, बहुत अच्छा कहा है, कि अगर डेप्री का मेथड चेंज करते हो तो वो चेंज इन पॉलिसी नहीं माना जाएगा, वो चेंज इन एस्टिमेशन माना जाएगा। और अगर वो चेंज इन एस्टिमेशन है तो हमें रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना है कि प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना है? पढ़ लो, पढ़ू। Depreciation method applied to an asset should be reviewed at least at the end of each financial year, and if there is any significant change is expected pattern of consumption in future economic benefit, the method should be changed to reflect the change pattern. Whenever any depreciation method is made, such change in method is to be treated as change in accounting estimate as per accounting standards. Will you remember this? और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नंबर भी बोला, अगर तुम्हें याद रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। एज पर व्हाट? AS10. Can we change the method of depreciation? Yes. Any change in the method of depreciation, is it a change in policy or change in estimate? And change in estimate का impact retrospective देना या prospective देना? चकास बोलो। क्लियर? चलो, अब आ रहा है रिवीजन ऑफ एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। कितनी चीजें चाहिए डेप्री चार्ज करने के लिए? 3 चीज चाहिए सर। व्हाट आर द 3 थिंग्स दैट यू रिक्वायर? कॉस्ट चाहिए, फिर क्या चाहिए? एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। क्या चाहिए? वही क्यों एस्टिमेटेड क्यों चाहिए भाई? सर एग्जैक्ट थोड़ी पता चलेगा आज। व्हाट इज एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू? कि असेट के लाइफ के बाद वो असेट कितने में बिकेगा। अरे भाई ऐसे कैसे बता सकते हैं? ये मोबाइल दिख रहा है तुमको, कितने साल चलेगा? 5 साल। वो भी एस्टिमेटेड है। मतलब और एक चीज लिख देता हूं, एस्टिमेटेड लाइफ। जकास बोलो। तो पहले तो तुमने सोचा ये कितने साल चलेगा? 5 साल। वाह, 5 साल चलेगा, बढ़िया है। 5 साल के बाद ये कितने में बिकेगा? कितने में भी बिकेगा, पर कहने से वो भी एस्टिमेटेड ही होगा ना, हाँ कि ना? तो कितनी चीज एस्टिमेट करनी है डेप्रीशिएशन चार्ज करते वक्त? 2। तो अकाउंट्स बहुत अच्छी चीज है। अकाउंट्स कहते हैं एस्टिमेट कर रहे हो, हाँ भाई, तो हर साल के एंड पे फिर से एस्टिमेट करना, क्योंकि शायद पहले वाला जो एस्टिमेट किया उसके कंडीशंस बदल सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि ये मोबाइल जो मेरा मोबाइल है मैंने 1 लाख रुपए में खरीदा है, ठीक है? आपने बोला कितने साल चलेगा? तो 5 साल चलेगा। और 5 साल के बाद कितने में बिकेगा? बोलो कोई भी वैल्यू बोलो। 20,000। तो 20,000 जगह है। 1 लाख माइनस 20,000 इज हाउ मच? 80 डिवाइडेड बाई 5 इज 16,000। क्या आया? 16,000 डेप्रीशिएशन। कौन से ईयर का डेप्रीशिएशन आया? फर्स्ट ईयर का आया। ये 16,000 तक पहुंचने के लिए कितनी चीजों का एस्टिमेशन किया था? अकाउंट्स क्या बोलता है? हर एक साल के बाद ये 2 चीज जो एस्टिमेट कर रहे हो वापस एस्टिमेट करो। क्यों? तो
अब नेक्स्ट साल ये मोबाइल मेरे हाथ से गिर गया और इधर क्रैक आ गया, समझा कि नहीं समझा? अब क्या लगता है तुमको, क्या ये और 4 साल चलेगा? पहले कितने साल चलने वाला था और 1 साल हो गया है। अब यहाँ पे क्या है, क्या तुमको लगता है और 4 साल चलेगा? अगर हाँ तो रहने दो, अगर ना तो बदलो। अच्छा, उसके बाद तुमको लगता है ये 20 में बिकेगा, बिकॉज अभी यहाँ पे क्या आ गया है, तो आपको भाई लाइफ भी रीएस्टिमेट करना है और स्क्रैप वैल्यू भी, और उसका इंपैक्ट भी चेंज इन एस्टिमेट माना जाएगा, क्योंकि ये तो एस्टिमेट ही है। अगर कोई भी चीज चेंज होती है तो दो में फॉल होती है, 2 जगह पे, एक तो चेंज इन पॉलिसी और दूसरा चेंज इन पॉलिसी बदलेगा तो इंपैक्ट कैसे देना पड़ेगा, रेट्रोस्पेक्टिव, राइट फ्रॉम, बट पॉलिसी चेंज होगा तो इंपैक्ट कैसे देना पड़ेगा, अब भी से। तो क्या आप लाइफ रीएस्टिमेट कर सकते हो? हाँ। क्या आप स्क्रैप वैल्यू रीएस्टिमेट कर सकते हो? हाँ। और अगर कोई चेंजेस होगा तो इंपैक्ट कैसे देना पड़ेगा, चेंज इन एस्टिमेट, प्रोस्पेक्टिव, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं, प्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब राइट फ्रॉम बिगनिंग, प्रोस्पेक्टिव का मतलब फ्रॉम टुडे। चकास, एक शायद क्वेश्चन हो तो मैं देखता हूं, देखो बहुत मस्त क्वेश्चन है। द मशीन कॉस्टिंग 6 लाख इज डेप्रिशिएटेड ऑन विच मेथड, अज्यूमिंग हाउ मेनी इयर्स ऑफ वर्किंग लाइफ, एंड सैल्वेज वैल्यू कितना बोला है, नील। क्वेश्चन, हाउ मच इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द एसेट, हाउ मच इज द स्क्रैप वैल्यू, नील। हाउ मच इज लाइफ, 6 lakhs divided by 10, 60,000. 60,000 is depri for 1 year, for 3 years. कितने साल हो गए, 3 साल हो गए। तो पहले ईयर का डेप्री कितना, सेकेंड ईयर का डेप्री कितना, थर्ड ईयर का डेप्री कितना, कैलकुलेटर उठाओ ना, 60,000 इंटू 3 करो या 60,000 प्लस 60,000 प्लस 60,000 करो। आंसर इज 1,80,000। डू यू अग्री विद दिस वन? क्या मिला 1,80,000? 3 साल का डेप्री। असेट का कॉस्ट कितना था, 6 लाख माइनस 1,80,000 करो, 4,20,000। समझा कि नहीं समझा? और कितना साल बाकी है, 7 साल। 10 साल से तो किया हम लोग ने, 7 साल बाकी है ना। और नेक्स्ट, द एस्टिमेटेड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ आफ्टर थर्ड ईयर इज असेस्ड एट हाउ मेनी ईयर्स। अब ये बोलता है अब 7 साल नहीं चलेगा, 5 साल ही चलेगा। तो क्या करने का, 4,20,000 बचा था, उसको किससे डिवाइड करोगे, 5। कैलकुलेटर, 4,20,000 डिवाइडेड बाई 5, 84,000। तो अभी चौथे साल का डेप्री आ जाएगा तुम्हारा 84,000। 60,000 डेप्री नहीं आएगा। समझा? यस, नो, पक्का? क्या कहते हैं इसे, चेंज इन मेथड ऑफ, नहीं, चेंज इन मेथड ऑफ डेप्री नहीं, इसे कहते हैं रीएस्टिमेशन ऑफ लाइफ, रीएस्टिमेशन ऑफ स्क्रैप वैल्यू। क्वेश्चन, कैन यू चेंज द मेथड ऑफ डेप्री? यस। इज इट चेंज इन पॉलिसी और चेंज इन एस्टिमेट? इज इट retrospective or prospective? Okay. Can you change the estimated scrap value and estimated life? Is it change in policy or change in estimate? Is it retrospective or prospective? चकास बोल दो। नेक्स्ट वन इज नोन एज रीवैल्यूएशन ऑफ असेट। क्या आप असेट की वैल्यू बदल सकते हो? आंसर है हाँ। अभी आपको लेके जाता हूं एक चैप्टर मैंने जो 2 दिन पहले रिवाइज कराया था, जिसका नाम था कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट कराया जिसका नाम था कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट में मैंने आपको कहा था कि ऑल असेट शुड बी रिकॉर्डेड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, पर तभी भी कहा था कि ये थोड़ा बदल रहा है क्योंकि ये इसके वजह से। अब ये क्या कहता है कि हम असेट की वैल्यू बदल सकते हैं। किसकी वैल्यू बदल सकते हैं? मतलब असेट की वैल्यू बदल सकते हैं, हाँ। पर स्टैंडर्ड ने कहा है, और कौन से स्टैंडर्ड ने कहा है? AS 10 ने कहा है कि असेट का वैल्यू तभी बदलना अगर वो चेंज है ना वैल्यू का, वो परमानेंट हो। क्या हो? परमानेंट। असेट का वैल्यू बढ़ा भी सकते हो, असेट का वैल्यू कम भी कर सकते हो, पर वो चेंज परमानेंट होना चाहिए।
क्या होना चाहिए? मोबाइल का एग्जाम्पल दे रहा हूँ बिकॉज मोबाइल में ये बहुत होता है। तो मेरे पास जो मोबाइल है ना, दिस इज iPhone 13 प्रो वर्जन, ठीक है। मैंने उसे लिया 1,00,000 रुपए में, इसका स्क्रैप वैल्यू 20,000 है और मेरे हिसाब से ये 4 साल चलेगा, समझा? कॉस्ट प्राइस कितना है? 1 लाख। स्क्रैप वैल्यू कितना है? 1 लाख माइनस 20, लाइफ 80,000 डिवाइड बाई 4, what is 20,000 for 1 year? What was the cost of the asset? 1 lakh minus 20,000, 80,000 is the value of asset after 1 year. एक साल के बाद असेट का वैल्यू बुक में कितना दिख रहा है? पर आईफोन क्या करता है, हर साल एक अपग्रेडेड वर्जन निकालता है। अब जब वो आईफोन 14 निकालेगा या निकाल दिया, इमीडिएटली मेरे आईफोन 13 की वैल्यू, अब 1 साल के बाद मैं अगर ये फ़ोन मार्केट में बेचने जाऊंगा तो ये 80 में नहीं बिकेगा, लेट्स से ये सिर्फ 50 में बिकेगा। तो इज इट अ डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट? अब डेप्री नहीं चार्ज करना है, डेप्री तो चार्ज हो गया, डेप्री चार्ज करने के बाद 80 दिख रहा था, पर मार्केट में इसका वैल्यू कितना है? इज दिस डिक्रीज परमानेंट? तो स्टैंडर्ड कहता है वैल्यू बदल दो, अपने बुक में 80 से कहाँ लेके आओ, 50 पे लेके आओ। आप असेट का वैल्यू कम भी कर सकते हो, आप असेट का वैल्यू, बट वो परमानेंट होना चाहिए। तो बोला ठीक है, कैसे करें? तो बोलता है अगर बढ़ा रहे हो तो जो प्रॉफिट आएगा, क्या आएगा? उसको पीएनएल अकाउंट में मत लेके जाओ, उसको एक अलग से अकाउंट में रखो जिसका नाम है रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट। बिकॉज अगेन कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन में सिखाया था रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? कि प्रॉफिट तब तक नहीं रिकॉर्ड करने का जब तक प्रॉफिट रियलाइज ना हो जाए। तो वापस एक बार बोल रहा हूं, कैन वी चेंज द वैल्यू ऑफ असेट? यस। अगर असेट की वैल्यू बढ़ानी है तो वो प्रॉफिट है वो पीएनएल में नहीं लेके जाना है, रिवैल्यूएशन रिजर्व में लेके जाना है। विल यू कैच दिस अप प्रॉपर्ली? पक्का? अच्छा, बट अगर एसेट का वैल्यू कम कर रहे हो तो क्या होगा? लॉस। तो बोलता है उसको अब भी का अब भी पीएनएल में लेके जाओ, पर बाद में उसको बोला लॉस हुआ तो नहीं है ना, नहीं लेके जाओ। कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म, समझा? एक बार फिर से, कैन वी चेंज द वैल्यू ऑफ असेट? यस, पर कभी चेंज करना जब वो परमानेंट हो। अच्छा, अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो वो इंक्रीज कहां लेके जाओगे? रिवैल्यूएशन रिजर्व में लेके जाओगे, जो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पे दिखेगा, पीएनएल में नहीं दिखेगा, फॉलोइंग कॉन्सेप्ट ऑफ रियलाइजेशन। बट अगर एसेट की वैल्यू कम करोगे तो लॉस आएगा, और लॉस कहां लेके जाने का? पीएनएल में लेके जाने का। डू यू अग्री विद दिस? True or false? Can I start with that? First, increase in market value of fixed asset is one of the reason for depreciation being charged. Increase in market value of fixed asset is one of the reason that we charge depri. Depri charge करने का reason है asset की value बढ़ती है ना, इसके लिए हम depri charge करते हैं। False भाई, true कब से हो गया? English पढ़ना सीख जाओ। Depreciation of an asset begins when the asset is available for use in location and condition necessary of it being capable to be operated. Depri कब से चार्ज करने का? जब से हम यूज करते तब से, या जब से असेट रेडी हो जाता है तब से? नहीं, जब से असेट रेडी हो जाता है तब से। व्हेन असेट इज रेडी फॉर यूज एंड नॉट व्हेन असेट इज वी स्टार्ट यूजिंग। मैंने गाड़ी खरीदा, 2 महीने तक चलाया ही नहीं, तो डेप्री कब से चार्ज करूंगा? स्टार्टिंग से, जब से असेट खरीद लिया। नवी की नवी रही तो भी डेप्रीशिएशन। रख के खराब होती है, तेरे वर्ड्स में ही आंसर है। इसलिए तो बोलता हूं इतना मत सो, बिकॉज दिमाग यूज नहीं करोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, रखे खराब हो जाएगा, उसको भी यूज करना पड़ता है। डू यू अग्री विद दैट? फिर से एक बार,
डेप्री कब से चालू करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हेन असेट इज रेडी फॉर यूज एंड नॉट व्हेन वी स्टार्ट यूजिंग द असेट। जकास है। नेक्स्ट, cost of property plant and equipment includes purchase price, refundable taxes, import duties after deduction of any discount and rebate. False. रिफंडेबल टैक्सेस नहीं आना चाहिए, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस आना चाहिए। अगर टैक्सेस रिफंड हो जाएंगे तो असेट के कॉस्ट में नहीं आएंगे, पर अगर टैक्सेस रिफंड नहीं होने वाले तो ऐड होने चाहिए। कॉस्ट ऑफ फिक्स असेट शुड ऑल्सो इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ ओपनिंग अ न्यू फैसिलिटी सच एज इनॉग्रेशन कॉस्ट। फॉल्स। इनॉग्रेशन कॉस्ट नहीं आना चाहिए, कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में किया है। इंस्टॉलेशन आना चाहिए, इरेक्शन आना चाहिए, बट इनॉग्रेशन नहीं आना चाहिए। Depreciation is charged with a constant amount under straight line method and charged with constant percentage under diminishing balance method. True. In case of item of property, plants and equipment is revalued, whole class of asset to which asset belongs revalued should be revalued. मतलब अगर एक asset revalue करोगे तो उस class के सारे assets को revalue करोगे? नहीं, आंसर इज ट्रू। अगर मैं एक बेंच को revalue करूँ तो सारी बेंच को revalue करूँगा, बिकॉज एवरीथिंग इज बेंच ओनली। समझा? नेक्स्ट, आकाश परचेज मशीन फॉर 12 लाख, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इज 10 years एंड स्क्रैप वैल्यू इज 1 लाख। डेप्रीशिएशन फॉर द फर्स्ट ईयर यूजिंग सम ऑफ डिजिट्स मेथड विल बी 2 lakhs। ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बट आप मेरे को समझाओ कैसे करोगे ये। 1 लाख कितना होगा? 10 साल है तो अपने को याद रह जाना चाहिए। तो कितना हुआ टोटल किया है? 55। और पहले साल का डेप्री, पहले साल का डेप्री चार्ज करना है तो 10/55। कैलकुलेटर आपके पास है। 12 लाख माइनस 1 लाख इंटू 10 डिवाइड बाई 55। आंसर इज ट्रू और फॉल्स? नेक्स्ट वन, डिप्लीशन इज अलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इनटैंजिबल असेट सच एज पेटेंट और कॉपीराइट। फॉल्स। डिप्लीशन मेथड किस पे यूज होता है? माइंस पे यूज होता है। नेक्स्ट वन, क्या हुआ? कहाँ अटक गया तू? साथ में कहा रहा कर, तेरा फोकस हिल जाता है 2-3 मिनट के बाद, ऐसे लगता है कि मैं मास्टर हूँ सर, क्या पढ़ा रहे हो आप? तो फिर आगे बढ़ू। ओके, प्रोवाइडिंग फॉर डेप्री ऑल्सो हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ फंड्स टू फैसिलिटेट द रिप्लेसमेंट एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ। ट्रू। व्हाट आर 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ चार्जिंग डेप्री? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल पोजीशन, फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट। ये फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट बोल रहा है। डू यू अग्री विद दैट? इफ द इक्विपमेंट अकाउंट शोज अ बैलेंस ऑफ 12,50,000 and accumulated depreciation account has a balance of 4 lakh, the written down value shall be 16,50,000। विथ पीएफडी बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? असेट अकाउंट का बैलेंस कितना दिखा रहा है? 12,50,000 दिखा रहा है। पीएफडी अकाउंट का बैलेंस कितना दिखा रहा है? 4 लाख। तो असेट का रिटर्न डाउन वैल्यू आज 16,50,000 हुआ। हाँ, तो कितना होगा? नहीं सर, 8,50,000 माइनस होगा। अगर असेट 12,50,000 दिख रहा है और उसका प्रोविजन फॉर डेप्री 4 लाख दिखा रहा है, तो आज की असेट की वैल्यू कितनी होगी? 8,50,000। ये लोग ने प्लस कर दिया, बना रहे अपने को। सम ऑफ years digit मेथड इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सीलरेटेड मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्री। आंसर इज ट्रू, बिकॉज पहली साल डेप्री कितना चार्ज करोगे? 10/55। सेकेंड ईयर सो एक्सीलरेटेड, पहले हम ज्यादा डेप्री चार्ज कर रहे हैं। डू यू अग्री विद दैट? नेक्स्ट, ओवर द लाइफ ऑफ एन असेट सब्जेक्ट टू डेप्री एक्सीलरेटेड, ये छोड़ दो। While depreciating land cost, straight line method of depre shall give more depreciation than the written down value. Answer is always true. Straight line method will always give you more depre than, because straight line method में depre always किस पे चार्ज होगा? कॉस्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट। बट एक चीज उसमें यह था कि लैंड को डेप्रीशिएट कर रहे थे, लैंड को डेप्रीशिएट नहीं करते। बिल्डिंग को डेप्रीशिएट करते पर लैंड को डेप्रीशिएट नहीं करते। Provision for depre account is debited at the time of recording depre on asset. False. depre का journal entry बोलो। depre to asset नहीं, PFD अकाउंट की बात कर रहे हैं। तो PFD डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है? ये बोल रहे हैं PFD डेबिट होता है। आंसर इज रॉन्ग। इफ एडिक्वेट ये छोड़ दो।
While property, plant and equipment is sold, then provision of debited asset account is credited. Any gain or loss is recorded to profit and loss. True. आपको तो ये आंसर देना ही चाहिए था, आज ही किया है. पढ़ो. When property, plant and equipment is sold, क्या बेचा? और विद PFD बात कर रहा हूँ. क्या बनाते हो? सेल ऑफ असेट अकाउंट बनाते हो. क्या करना है सेल ऑफ असेट अकाउंट बनाने के लिए? मशीनरी डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? तो क्या करना है आज? क्रेडिट करना है. PFD डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? तो क्या करना है? और उसको कहाँ लेके आओगे? सेल ऑफ असेट अकाउंट से सेल करके प्रॉफिट लॉस कहाँ लेके जाओगे? पढ़ो. When property, plant and equipment is sold, then provision for debtor account is debited. Yes. Asset account is credited. Yes. And gain any is recorded in P&L. Answer is yes. समझा? हम लोग तो क्लास में नॉर्मल सॉल्व कर रहे, तो हम तो बहुत बड़े बड़े लैंग्वेज से सॉल्व कर रहे हैं. यहाँ पे तो हम रिवीजन कर रहे हैं खाली. फिर से एक बार याद करा दूँ. असेट अकाउंट, PFD अकाउंट. क्या कर रहे? असेट बेच रहे. क्या करोगे असेट को? क्रेडिट. PFD को क्या करोगे? डेबिट. कहाँ चला गया? और फिर बेचोगे तो प्रॉफिट लॉस कहाँ जाएगा? समझा? While calculating depreciation as per diminishing balance method, the salvage value of the asset at the end of the useful life is reduced from the cost. Answer is no, false. Listen to me. SLM होगा तो कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ करना है, बट WDV होगा तो सीधा कॉस्ट पे परसेंटेज अप्लाई करना है. वहाँ पे स्क्रैप वैल्यू को कंसिडर नहीं करना है, बिकॉज WDV में वैल्यू ऑफ द एसेट नेवर बिकम जीरो, बट एसेट में वैल्यू ऑफ द एसेट विल बिकम जीरो. नेक्स्ट, any change in the estimated useful life of the asset should be accounted for as change in estimate in accordance with accounting standard. चलो फटाफट देना, ये तो अभी अभी रिवाइज कराया है. True. Answer is true. Whenever any depreciable asset is sold during the year, depre is charged for the entire year. False. depre कब तक चार्ज करना है? खाली जब तक असेट बिक ना जाए. आज वो भी सॉल्व किया. बीच में असेट बेचते तो डेप्री वहीं तक चार्ज करते हैं, पूरे साल का थोड़ी चार्ज करते हैं. डू यू अग्री विद दिस? चलो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में नंबर्स आएगा तो तुम लोग अपने आप से करोगे. डू यू अग्री? ये सब आपको कैलकुलेट करके सॉल्व करना पड़ेगा, तो आई विल रिक्वेस्ट कि ये MCQs आप करो. डू यू अग्री? अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग असेट डज नॉट डेप्रीशिएट? मशीनरी एंड इक्विपमेंट, पेटेंट और लैंड. और बाद में सारे नंबर्स दिख रहे हैं, और ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है. कोई डाउट है? काफ़ी है डेप्रीशिएशन के लिए. तो आज एक जेन्युइन रिक्वेस्ट रहेगा. कौन से 2 चैप्टर्स कंप्लीट किए हम लोग ने? फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी एंड डेप्रीशिएशन. तो इसका प्लीज़ सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आज कर लेना. MCQs सब कर लेना. जकास है? पूरा भेज दिया है? नहीं? अच्छा, ओके, तो भेज देता हूँ ये भी. ठीक है, कोई डाउट? काफ़ी आज के लिए. थैंक यू.